हेलो और वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं पूरी की पूरी सेकंड बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको रिवाइज भी करवाऊंगा। यात्रियों के नजरिए आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भक्ति सूफी परंपरा वगैरह दिख रहा है, आपको ये विजयनगर एम्पायर वाला दिख रहा है, और लास्ट वाला जो है वो हमारा किसान जमींदार और राज्य दिख रहा है। ओके, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी थर्ड बुक है मैं वो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। यस, थर्ड बुक जो है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये रहा। हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने डीपली समझाया है, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ठीक है। दूसरी बात है कि एक और हमारा दूसरा भी चैनल है, ठीक है, जिसका नाम है भरत कोरवाल करके। मैं आपको उसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं लाइव वगैरह एमसीक्यू वगैरह भी करवा रखे हैं आपको, और मैं आगे भी यानी आज भी आपके लिए रात को एमसीक्यू वगैरह करवाऊंगा। तो इस चैनल को जो है वो ज्वाइन वगैरह कर लेना। और तीसरा जो है वो चैनल हमारा मेन पॉइंट टेक है, जिसपे मैं अर्निंग से रिलेटेड वगैरह हेलो वीडियो दोस्तों, डालता हूँ कि एक वेलकम टू मेन स्टूडेंट जो पॉइंट है वो टैक्स। कैसे अर्न कर सकता है। तो आप चाहो तो इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर बेसिकली मैंने अपनी अर्निंग वगैरह भी दिखाई है, मैंने अपना पूरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखाया है। ठीक है, आप यूट्यूब पर कैसे पढ़ा सकते हो, यूट्यूब से कितनी अर्निंग होती है, वेबसाइट वगैरह, है ना। सारी की सारी चीज़ें वगैरह बता रखी है कि आप फ्री में वेबसाइट वगैरह कैसे बना सकते हो, दूसरे की वीडियो कॉपी करके कैसे बना सकते हो, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, ये सारी की सारी वीडियो। ठीक है। तो चलो जी, अब जो है वो अपना चैप्टर शुरू कर देते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है दैट इज यात्रियों के नजरिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में बताता हूँ, 2 सेकंड लूंगा बस। बेसिकली चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए। तो है ना, भारत के अंदर बहुत सारे अलग अलग लोग आए थे, यात्री आए थे, उन्होंने अलग अलग देशों से आए थे, मोरक्को से आए थे, है ना, उज्बेकिस्तान से आए थे हमारे, और हमारे फ्रांस से आए थे। तो इन लोगों ने ना अलग अलग जो लोग आए थे उन्होंने भारत के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया, अपनी बुक भी लिखी है। ठीक है। तो क्या क्या उन्होंने भारत के बारे में बोला है, क्या क्या नजरिया था उनका, उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 3 लोगों के बारे में, अलबरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसिस बर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस से थे। अलबरूनी जो है जो पहले, हाँ, अलबरून के बारे में बात करते हैं, उज्बेकिस्तान से थे। तीसरा जो था वो हमारा इब्न बतूता था, मोरक्को से थे। ठीक है, बस इतना। अब आ जाओ डायरेक्टली चैप्टर पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में अंतर्निहित सामाजिक प्रदूषण की अवधारणा प्रकृति के नियम के विपरीत है। भारतीय जाति व्यवस्था पर अल बरूनी के कथन की जांच करें। जाति व्यवस्था के संबंध में अल बरूनी का स्पष्टीकरण पर चर्चा करें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, पता चली गया होगा आपको कि जाति व्यवस्था के बारे में जो हमारे अल बरूनी थे ना, वो क्या कहते थे। मतलब जाति व्यवस्था जब उन्होंने देखी कि जी यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बटे हुए भारत के अंदर, तो उसमें उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या वो उसको सही मानते थे, गलत मानते थे, उसी के बारे में एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये समझ नहीं आई होगी आपको, अभी आंसर समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा ना स्टार्टिंग में ना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है। पहले तो बता दो अलबरूनी कौन है। अलबरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान के अंदर 973 में पैदा हुआ था। ठीक है, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हिंद। ओके, और उसमें उन्होंने भारत के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, सामाजिक जीवन के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, और उन्होंने कहीं ना कहीं समाज की जो समानता है उनको समझने की कोशिश करी है, जाति व्यवस्था को समझने की कोशिश करी है। उन्होंने पहली चीज पता है क्या बोली, उन्होंने बोला ये जो भारत के अंदर जो 4 सामाजिक श्रेणियों में लोग बटे हुए ना, ये तो मेरे को हर देश में मिलते हैं, ये तो मेरे को फारस में भी मिलते हैं। फारस में भी 4 सामाजिक श्रेणियों में पूरा का पूरा समाज बटा हुआ है। जैसे पहली श्रेणी हो गई योद्धा और राजकुमार, दूसरी हो गई भिक्षु पुजारी और वकील, तीसरी हो गई चिकित्सक खगोलीय शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, और चौथे हो गए किसान और कारीगर। यानी ये जो सामाजिक श्रेणियां हैं ये तो पूरी दुनिया में है। ठीक है, और उसके बाद वो बताते हैं कि ये जो सामाजिक विभाजन हो रखा है केवल भारत में नहीं है, और फिर साथ साथ में ये भी बताते हैं कि इस्लाम के भीतर जो है सभी लोगों को समान समझा जाता है, बट उनकी जो धर्मनिष्ठा है, जो जिस तरीके से वो धर्म को पालन करते हैं, उनका अलग अलग तरीका होता है। कोई खड़े होकर नमाज पढ़ता है, कोई बैठ के पढ़ता है, मतलब ये वाला सिस्टम। तो बोलते हैं कि बट ये चीज जो है ना, मेरे को जो सामाजिक श्रेणियां वो तो हर देश में देखने के लिए मिलती है, बट वो एक चीज से एग्री नहीं थे भारत की। भारत की जाति व्यवस्था वो एक चीज से एग्री नहीं थे, वो क्या था, वो थी प्रदूषण की अवधारणा। ठीक है, इसका मतलब समझाता हूँ। भारत की जो जाति व्यवस्था है ना, उसके अंदर दिक्कत ये है, उसके अंदर ये बोला जाता है कि यार ये लोग हैं, ये अछूत है ना। तो जो हमारे अलबरूनी है वो कहता है कि ठीक है, आप किसी को अछूत बोल रहे हो, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, चलो ठीक है, एग्री करी मेरी इस बात से। बट देखो, हर जो चीज होती है जो प्रदूषित होती है उसको साफ होने का मौका मिलता है, वो अपने आप को साफ करने की कोशिश करती है। जैसे सूरज है, वो हवा को साफ करती है, समुद्र के अंदर नमक है, वो पानी को प्रदूषित होने से रोकती है। तो हर जो चीज प्रदूषित है वो अपने आप को साफ करने की कोशिश करती है। बट भारत की जाति व्यवस्था में सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आपने किसी को अछूत बोल दिया, प्रदूषित बोल दिया, तो वो पूरी जिंदगी प्रदूषित रहेगा। पूरी जिंदगी उसको अछूत मानोगे आप, पूरी जिंदगी उसके साथ भेदभाव करोगे। इस चीज से मैं एग्री नहीं करता। वो कहता है ये तो जो है वो हमारी प्रकृति के नियम के खिलाफ है। ठीक है, ये बिल्कुल हमारी प्रकृति के नियम के खिलाफ है, और अगर ऐसा होगा ना तो पृथ्वी पर तो जीवन ही संभव नहीं है। अगर हर चीज जो है वो गंदी होकर कभी साफ नहीं हो सकती, तो जीवन तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो ये वो बोलते हैं।
ठीक है जी, आई होप ये बात आपको समझ आ गई है और आप समझ आ गए ना इस लाइन का मतलब कि जाति व्यवस्था में अंतर्निहित सामाजिक प्रदूषण की अवधारणा के प्रति वो नियम को वो प्रकृति के नियम के विपरीत मानता है। कहते हैं यार प्रकृति तो ये बोलती है कि कोई भी चीज गंदी हो गई तो उसको साफ हो जाएगी वो कुछ टाइम बाद खुद। बट आप जो बोल रहे हो जाति व्यवस्था के बारे में कि जी एक चीज एक बंदा प्रदूषित है वो पूरी जिंदगी प्रदूषित रहेगा, ये तो गलत है ना। चलो अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज भी आ जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा आता है कि जाति व्यवस्था के बारे में अल बरूनी जो बताते हैं जाति व्यवस्था उतनी कठोर नहीं थी भारत में, उल्लेख करें। ठीक है, अब कुछ आप समझ गए ना क्वेश्चन। पहली बात तो है ना जाति व्यवस्था के बारे में जितना बताया है अलबरू ने कि यार इसको बिल्कुल अछूत तो इसके साथ पूरा भेदभाव होता था, इतना भी नहीं था। होता क्या था, अलबरूनी ने ना जो भी अपने जाति व्यवस्था के बारे में जो नॉलेज गेन करी थी ना वो संस्कृत ग्रंथों से ही करी थी, है ना। तो उसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ब्राह्मण का पॉइंट ऑफ व्यू लिखा था। ऑल दो ग्राउंड रियलिटी 100% ट्रू नहीं थी भेदभाव होता था, ऐसा नहीं कि भेदभाव होता ही नहीं था, बट इतनी कठोर नहीं थी। और देखो जो हमारे संस्कृत ग्रंथ थे उनके अंदर तो 4 ही वर्णों के बारे में लिखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बट उस समय तो एक और थे जिसको अंत्यज बोला जाता था, ये वो लोग थे जो व्यवस्था से बाहर पैदा हुए थे। तो एक्चुअल हम देखें ब्राह्मण ग्रंथों के अकॉर्डिंग तो 4 ही लोग थे, बड़े 5वें कैसे आ गए, है ना। तो एक तो ये भी इस चीज को दिखाता है कि पूरी तरीके से ये फॉलो नहीं होता था। दूसरी बात उन्होंने बताया है कि कुछ लोगों को जिनको अछूत समझा जाता था ना, जिनका सामाजिक उत्पीड़न होता था, वो भी आर्थिक नेटवर्क का पार्ट थे, यानी उनको भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वो भी पार्ट होते थे। उनका बिल्कुल पूरी तरीके से बॉयकॉटिंग नहीं करी गई थी, या पूरी तरीके से उनका बहिष्कार नहीं था, या पूरी तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो इससे पता चलता है कि अल बरूनी जो देखा था उन्होंने वो नहीं, बट जो पढ़ा था उन्होंने उन पर 100% बिलीव कर रहे थे, जो कि 100% ट्रू नहीं था, 85% ट्रू था। क्लियर हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कैसे कह सकते हैं कि विदेशी यात्रियों के विवरण 10वीं से 17वीं शताब्दी के इतिहास का निर्माण में सहायक है। देखो 10वीं से लेकर 17वीं शताब्दी, 10वीं के अंदर वो 973 में अलबरूनी आए थे और उसके बाद में एंड में फ्रांसिस बर्नियर आए थे। तो ना इन लोगों ने भारत के इतिहास के बारे में जानने में हमारी बहुत सहायता करी है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? करते हैं जी, एग्री। ठीक है, कैसे एग्री करते हैं देखो, अधिकांश विदेशी यात्री जो थे वो विविध सामाजिक परिवेश से आए थे। वो यूरोप से आया था हमारा फ्रांसिस बर्नियर, अल बरूनी जो है वो हमारे उससे आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे, और जो हमारे तीसरे वाले हैं वो मोरक्को से आए थे। तो ये अलग अलग परिवेश से आए थे। जो स्थानीय लेखक है ना उनके प्रति उदासीन थे, इंटरेस्टेड नहीं थे, नॉट इंटरेस्टेड, इंग्लिश में इसलिए लिख दिया उदासीन का मतलब लोगों को समझ नहीं आता, वो इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं लिखा। ठीक है, बट ये जो लोग थे जो विदेशी यात्री थे उन्होंने भारत के परिवेश के बारे में बहुत कुछ लिखा और तुलना भी करी है उनको बाहरी दुनिया से। ठीक है, जैसे मैंने देखा अलबरूनी ने क्या किया था, तुलना करी थी इसकी भारत की और फारस की, कि जी जाति व्यवस्था तो हर उसमें मिलती है। ठीक है, और साथ में उन्होंने क्या किया है कि उस समय जो शाही दरबार था समकालीन कार्रवाई के बारे में बताया। जैसे हमारे फ्रांसिस बर्नियर थे, उन्होंने मुगल के बारे में बताया, है ना, धार्मिक विश्वास किन धर्म को मानते थे, वास्तुकला के बारे में, शिल्पकला के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्रकाश डालते हैं और इतिहास लेखन में हमारी मदद करता है। ठीक है जी, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण जो भी हमारे यात्री थे, सबसे पहले थे हमारे फ्रैंकोइस बर्नियर। इनको ना फ्रांसिस बर्नियर भी कहते हैं, इंग्लिश में फ्रैंकोइस बर्नियर भी कहते हैं। दोनों लिखोगे, दोनों में एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके जी, चलो। तो ये जो हमारे फ्रैंकोइस बर्नियर थे, पहले तो मैं बता दूं फ्रांस से आए हुए एक डॉक्टर भी थे, राजनीतिक दार्शनिक भी थे और इतिहासकार भी थे। 1650 के दशक के अंत में ना ये भारत के अंदर आए थे और 12 साल तक मुगल साम्राज्य में रहे हैं। तो यानी मुगल साम्राज्य के बारे में इनको बहुत नॉलेज थी, और उनके बारे में उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है ट्रैवल्स इन दी मुगल एम्पायर। सर मेरे को ट्रैवल्स इन दी मुगल एम्पायर ही लिखना है, या लिखना है कि मुगल साम्राज्य में यात्रा? नहीं, आपको ट्रैवल्स इन दी मुगल एम्पायर ही लिखना है, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखी थी उन्होंने बुक। तो ट्रैवल्स इन दी मुगल एम्पायर ही लिखना है। ठीक है, और ये इसने भी क्या किया, अलबरूनी और इब्न बतूता की तरह भारत के बारे में अपने जो भी अनुभव थे वो सारे के सारे बताए हैं। उन्होंने विशेष रूप से भारत की स्थिति की तुलना यूरोप से करी और बताया है कि यूरोप के लोगों का जीवन जो है बढ़िया है और भारत के लोगों का जीवन जो है वो बदतर है। और इसका रीजन पता है वो किस चीज को बताते हैं? वो बोलते हैं कि भारत के अंदर जितनी भी जमीन है ना, उस जमीन के मालिक जो है वो सारे के सारे राजा हैं, सम्राट है, मुगल है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो उन्हीं को जाता है। और जो भारत के जो किसान है और जो कृषक है उनकी स्थिति तो बहुत दयनीय है, बहुत ही गंद हालत कर रखी है उनकी। तो ये बताते हैं वो। और साथ में ना जो फ्रांसिस बर्नियर है, ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं बट याद रखना, सती प्रथा के बारे में भी वो आलोचना करते हैं। क्योंकि उन्होंने, मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या किया था, एक बार है ना 12 साल की लड़की को लाहौर के अंदर वो देख रहे थे कि एक लड़की को जबरदस्ती ले जाया जा रहा था सती करवाने के लिए। सती अगर आपको नहीं पता तो पति के मरने के बाद जो पत्नी की जो है वो जलाया जाता है, उसी को कहते हैं सती। और यही चीज़ जो है वो उनसे वो एग्री नहीं करते थे, यार कि यार ये तो गलत है ना। तो ये भी उन्होंने आलोचना वगैरह करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में बता दूं तो ये हमारे तांजियर मोरक्को में पैदा हुए थे। महान, आप मैं आपको बता दूं बहुत ही आप कह सकते हो कि
मुस्लिम स्कॉलर के घर में और थोड़ी रिच फैमिली के अंदर पैदा हुए थे। मुस्लिम यात्री थे, जितने भी आए थे उनमें से भारत में आए थे, और जब इनका जन्म हुआ था तो हमारे मोरक्को के अंदर जो थी मैरिनिड राजवंश जो था वो शासन कर रहा था। देखो, मैं ये थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए देता रहता हूँ आपको, वैसे बुक के अंदर नहीं लिखा मैरिनिड, मैंने इसलिए इन्फॉर्मेशन दी आपको ताकि है ना कुछ बच्चे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे 12th के बाद, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो CUT की तैयारी करेंगे, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है यार, ठीक है। नेक्स्ट है, इब्न बतूता ने अपने भारत के बारे में जो भी अपनी चीज़ें थी ना वो एक बुक में जिसका नाम था रेहला उसके अंदर लिखी थी, और साथ में उन्होंने पूरे बहुत सुंदर तरीके से भारत के बारे में जो है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया है। ओके। और उन्होंने सारी की सारी चीज़ें लिखी है और भारत की संस्कृति के बारे में, विभिन्न पहलुओं के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है, जिससे हमें पता भी चलता है उन चीज़ों के बारे में उस समय। वो खासकर नारियल को देखकर और पान को देखकर बड़ा उनको अजीब लगा, और उसके बारे में उन्होंने विशेष डिस्क्रिप्शन भी दिया, और साथ में भारत के अंदर जो डाक प्रणाली थी ना उससे भी वो बड़ा प्रभावित हुए और उसके बारे में उन्होंने बात लिखी। और इससे हमें पता चलता है कि उस समय की भारत की डाक प्रणाली थोड़ी अच्छी थी। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं जी अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी के बारे में वैसे मैंने आपको बता ही दिया, 973 के अंदर पैदा हुए थे, उज्बेकिस्तान, ख्वारिज्म। ख्वारिज्म बेसिकली एम्पायर था, बट पैदा वो कथ में हुए थे। ये वैसे मेरे को बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाएगा, बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, सर ख्वारिज्म लिखूं कथ लिखूं? अरे ख्वारिज्म लिखो यार, आप बुक वाला लिखो, बट याद रखना ख्वारिज्म की ख्वारिज्मी एक एम्पायर हुआ करता था बेसिकली, तो ख्वारिज्म के अंदर कथ। बट ठीक है यार, छोड़ो ख्वारिज्मी लिखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं। और वो उन्होंने अपनी शिक्षा वगैरह ख्वारिज्मी के अंदर से प्राप्त करी थी, बहुत शिक्षा का केंद्र भी माना जाता था, सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करी थी उन्होंने। अलग अलग लैंग्वेज का ज्ञान था उन्होंने, सीरियाई, अरबी, फारसी, हिब्रू, संस्कृत, ठीक है। उनको ग्रीक नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने उनको प्लूटो के बारे में पता था। अब सर ये क्या मतलब है? इसका मतलब है प्लूटो है ना ग्रीक लैंग्वेज में लिखते थे, जो भी लिखते थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, बट उनको फिर भी उनके बारे में पता था। पता कैसे पता था? क्योंकि उस समय ना जो प्लूटो की जो बुक लिखी थी उन्होंने ग्रीक में, वो ट्रांसलेट हो चुकी थी अरबी में। ओके। अब ये भारत कैसे पहुंचे, इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या, 1017 के अंदर सुल्तान मोहम्मद जो थे ख्वारिज्म के अंदर उन्होंने आक्रमण किया और बहुत सारे लोगों को, कवि को, विद्वानों को अपने गजनी के अंदर ले गए, अपने इलाके के अंदर ले गए, और उसमें से एक थे हमारे अलबरूनी। 70 साल की उम्र तक ये वहीं रहे। अब हुआ क्या, भारत के अंदर कैसे आए? तो ना जो हमारा ये जो हमारा गजनवी एम्पायर है ना, उसने क्या किया, पंजाब के एरिया पे जो है वो आक्रमण कर दिया, उसको कब्जा कर लिया उस पर। और उसी के बाद क्या है कि जो अलबरूनी का भारत के बारे में जानने का मौका मिला, भारत के लोगों से बात करने का मौका मिला, और इसीलिए उन्होंने एक बुक लिखी किताबुल हिंद, और भारत के बारे में उन्होंने डीप में नॉलेज वगैरह दी है। ठीक है जी, आगे आते हैं। और फिर जाति व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया, मैंने बताया आपको, फिर जाति व्यवस्था की एक बात से, वो प्रदूषण वाले पॉइंट से वो खुश नहीं थे, ये सारी बातें। नेक्स्ट आ जाते हैं, फ्रांसिस वर्नियर ने अपनी बुक ट्रैवल्स इन दी मुगल एम्पायर में किन विषयों का वर्णन किया है, तो मैं वही, ये बात हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। ट्रैवल्स इन दी मुगल एम्पायर के बारे में है ना, सबसे पहले तो उन्होंने बहुत अधिक विवरण किया, विस्तृत अवलोकन, ऑब्जर्वेशन वगैरह जो उन्होंने देखा उसका विवरण किया है। आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि, ठीक है, और चिंतन से चिन्हित है, मतलब बेसिकली एक बुक के अंदर उन्होंने बातें पूरी ऑब्जर्वेशन बताई है अपनी, है ना, आलोचनात्मक दृष्टि भी रखी है उन्होंने, और जो भी चिंतन वगैरह था उनका, वो उन्होंने मुगल एम्पायर पर मेन फोकस रख के सारी की सारी चीज़ें जो है वो लिखी है, ट्रैवल्स इन दी मुगल एम्पायर, क्योंकि बुक का नाम ही ट्रैवल्स इन दी मुगल एम्पायर है। उन्होंने भारत की तुलना जो है, मुगल भारत की तुलना जो है वो उस समय के यूरोप से करी, और बताया कि जी यूरोप बहुत बढ़िया है, भारत की हालत जो है वो बहुत बदतर है। और पता है इसका रीजन वो किसको मानते हैं? उनका मानना था कि भारत के अंदर है ना सबसे बुरी हालत जो है वो लोगों की, पता है क्यों है? क्योंकि भूमि पर है ना राजा का ही स्वामित्व है, सारी की सारी भूमि राजा के अंडर है, और जो निजी संपत्ति है वो तो है ही नहीं, कोई अपनी बोल ही नहीं सकता कि मेरी जमीन है, सब कुछ राजा का होता था, सारा का सारा प्रॉफिट राजा को ही जाता था। और यही तकलीफ थी हमारे फ्रांसिस बर्नियर को कि यार लोगों की स्थिति बड़ी खराब है। वो बोलते थे यहाँ पर है ना, यहाँ तो बहुत अमीर मिलेंगे, यहाँ बहुत गरीब मिलेंगे, यहाँ पर मिडिल क्लास तो कोई है ही नहीं, यहाँ पर मध्य वर्ग का लोग कोई होते ही नहीं है। ठीक है। यहाँ पर वो भारत के बारे में बताते हैं कि जो यहाँ का मुगल का राजा है ना, वो एक्चुअल में भिखारियों का और बर्बर लोगों का राजा है ना। और कहते हैं यहाँ की हवा भी बीमार हवा है, प्रदूषित हवा है, और यहाँ पर खेत जो है वो झाड़ियों से भरे हुए हैं, महामारी वाला जो है और दलदल का है उसको, मतलब बहुत बुराइयां वगैरह करी है। ठीक है। देखो, वैसे मैं बताऊं कुछ ज़्यादा ही ये क्रिटिसाइज कर रहा था इंडिया को, बट एक्चुअल में मैं इसको 100% गलत भी नहीं बोल सकता। अब बंदा जो देख रहा है वही बोलेगा। सही में आप जब आगे वाले चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा मुगल काल में एक्चुअल में बहुत प्रॉब्लम भी थी। कुछ बोलेंगे सर इकोनॉमी अच्छी थी, ये भी बात ठीक है, मैं आपकी बात एक्सेप्ट करूंगा इस बात पे भी, बट हाँ बर्बर हालत थी मैक्सिमम लोगों की। ठीक है। और बट इसने जितना बताया है उतना पता नहीं थी नहीं थी, बट हालत बहुत बुरी थी। ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता ने दास प्रथा के बारे में क्या बोला? अरे ये इब्न बतूता ना बेसिकली मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर जब आए थे ना तो दास प्रथा देखी उन्होंने, क्या यहाँ पर तो महिलाओं को खरीदा और बेचा जाता है, आदमियों को खरीदा और बेचा जाता है, दास प्रथा इसी को कहते हैं। तो क्या क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बोला कि दासों को बाजार में खुलाम बेचा जाता है,
और इन्हें नियमित रूप से उपहार के रूप में आदान प्रदान भी किया जाता है। जब इब्न बतूता सिंध में पहुंचा, जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक थे, उनके लिए जो है वो उपहार ले गया, घोड़े, ऊँट और दास खरीदे थे उन्होंने। और उन्होंने बोला कि सुल्तान की सेवा में महिला और दासियाँ संगीत, नृत्य वगैरह में निपुण थी, और उनका डांस देखने की भी, जब बहन की शादी हुई थी सुल्तान मोहम्मद की, तो उन्होंने उनका प्रदर्शन का आनंद वगैरह भी लिया था। साथ में उन्होंने बताया कि जो सुल्तान है वो क्या करता था कि ना, बहुत सारी महिला और दासों की क्या करता था, नियुक्ति करता था, जो कि नज़र रख सके उनके लोगों पर। ठीक है। और साथ में जो मैक्सिमम जो होते थे वो घरेलू काम वगैरह के लिए जो है दासों को रखा जाता था। वो कहते थे पुरुष को भी खरीदा और बेचा जाता था। मेनली उनका काम क्या था, पालकी उठाना, अमीर महिलाओं महिलाओं की पालकी वगैरह उठाना, और पुरुषों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उनका मेन काम होता था। उन्होंने बताया दास विशेष रूप से घरेलू काम के लिए आवश्यक महिला दास की कीमत जो बहुत कम थी। वैसे बहुत सारी फीमेल्स को एज अ कॉन्क्यूबाइन भी रखा जाता था। अब कॉन्क्यूबाइन यार मैं बताऊंगा नहीं, खुद सर्च कर लेना कॉन्क्यूबाइन का मतलब क्या होता है। तो इसलिए मैंने बताया, एक रीज़न ये भी है कि मुगल काल में जो है वो स्थिति अच्छी नहीं थी। तो जो महिला दास वगैरह थी, उनकी कीमत बहुत कम होती थी, जो कि घरेलू काम के लिए होती थी। यस सर नो, चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य अधिक सामाजिक जो है वास्तविकता के बारे में बर्नियर की क्या चर्चा करते हैं। तो बर्नियर के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये बंदा इस चीज़ से खुश नहीं था, क्योंकि वो मानता था कि मुगल बड़े अत्याचारी है, सारी ज़मीन उन्हीं के पास है, सारा प्रॉफिट वही उठाते हैं, लोग जो है उनकी बर्बर हालत है। बट कुछ चीज़ें बताता है वो अच्छी भी है, जैसे वो बताता है कि भारत के अंदर जो है इतना सारा सोना है, क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो भी चीज़ें बनती है ना, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। अभी देखो ऊपर बुराई भी कर रहा था, बट उसके बाद तारीफ भी करी उन्होंने कि यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा होता है, और ये क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन जो भी उगाते हैं, उत्पादन करते हैं, वो दूसरे देशों में भेजते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर सोने और चांदी का बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा वो है उनके पास, बहुत इकट्ठा कर रखा है उन्होंने सोना चांदी। क्यों? क्योंकि ये भारत दूसरे देशों में भेजते हैं और सोना चांदी इनको मिलता है। वो कहते हैं बंगाल की साइड में कृषि वगैरह का उत्पादन भी बहुत अच्छा होता था, चाहे रेशम का, कपास का, नील का। ठीक है। और वो कहते थे कि ये तो जो है वो मिस्र से भी आगे निकल गए थे प्रोडक्शन के अंदर। और साथ में बोलते हैं कि प्रोडक्शन भी भूमि का बहुत अच्छा खासा हुआ करता था। सॉरी। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो बताते हैं। तो ये बताते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, कई प्रकार के शहर हुआ करते थे, चाहे विनिर्माण क्षेत्र हो गए, व्यापारिक शहर हो गए, बंदरगाह शहर हो गए, पवित्र केंद्र हो गए, तीर्थ शहर हो गए। तो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र वगैरह उन्होंने देखे। और भारत के बारे में बताया कि यहाँ पर अलग अलग समाज के लोग अलग अलग थे, जैसे महाजन हो गए, शेता हो गए, नगर सेठ हो गए, हकीम हो गए, पंडित हो गए, वकील हो गए, पुरोहित हो गए, वास्तुकार, संगीतकार, सुलेखक। सुलेखक का मतलब होता है, या पता नहीं आपको पता नहीं पता, हमको है ना जब बचपन में हमारी टीचर सुलेख लिखवाती थी। सुलेख का मतलब होता है शायद वो एक पेज की राइटिंग होती है ना, उसको सुलेख कहते हैं। तो वो जो थे, वो जो लिखते थे, स्क्राइब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कॉपी करने वाले, तो वो भी थे। नेक्स्ट आते हैं जी, जाति प्रथा के बारे में बर्नियर के क्या विचार थे, तो मैं बता चुका हूँ। जाति प्रथा को लेकर, सती प्रथा को लेकर, माफ़ी चाहूँगा, सती प्रथा, मैं वही सोच रहा है, जाति प्रथा के बारे में तो अलबरू ने बताया था। तो सती प्रथा के बारे में वही मैं बता चुका हूँ। उन्होंने एक बार देखा था ना वो 12 साल की लड़की को, है ना, तो बहुत बुरा लगा उन्हें। तो बर्नियर जो है वो चिकित्सक थे, वो 17वीं शताब्दी के अंदर 1650 के एंड में भारत के अंदर आए थे, और भारत के बारे में बताया उन्होंने, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया। और सती प्रथा जब उन्होंने अपनी आंखों से देखी, बड़ा चौंक गए। बर्नियर ने सती प्रथा के कई उदाहरण देखे थे। उन्होंने कहा था कि विधवाओं का कर्तव्य शांति और भावना के साथ साथ अनुष्ठान को अपनाती है। कुछ कुछ महिला तो जो है वो खुद अग्नि को अपना लेती है, और कुछ जो होती है अनिच्छक होती है, मतलब नहीं मरना चाहती, नहीं वो आग में जलना चाहती, तो उनको भी ज़बरदस्ती लेकर जाया जाता है। फिर वो 12 साल की जो लाहौर में उन्होंने देखा था, वही बताते हैं कि यार मजबूर किया गया उसको जान से मारने के लिए, ये चीज़ बताते हैं। ठीक है। और संस्कृति और धार्मिक विश्वास के बारे में उन्होंने बताया कि बहुत अंधविश्वासी वगैरह थे यार, ये तो औरतों को जला रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और उन्होंने कहा कि इसमें सुधार होना आवश्यक है। और मैं आपको बता दूं, इसी चीज़ का उपयोग जो है वो कहीं ना कहीं फिर ब्रिटिश ने आके किया था, और ब्रिटिश ने चीज़ें बंद करी थी, सती प्रथा बंद करी थी, जो कि 100% सही है। अगर कोई बंदा है ना सती प्रथा को भारत में रह के आज जस्टिफाई कर रहा है ना, तो भाई उसे डूब जाना चाहिए। मैं अब वो अपनी माँ के नाम पे कलंक है। ठीक है, मतलब उसकी माँ ने उसको पैदा करके गलती कर दी, जो कहता है सती प्रथा सही थी। ठीक है जी, चल। मैंने ज़्यादा बोल दिया क्या? बट गलत है जो गलत है भाई, है ना, हर चीज़ को डिफेंड थोड़ा ना कर देंगे। तो ये चीज़ जो थी वो गलत थी। तो और यही चीज़ जो थी उसके चक्कर में फिर ब्रिटिश ने और भी चीज़ों पर जो है वो बैन लगाना शुरू कर दिया। फिर कह रहे भाई तुम तो मंदिर भी नहीं जा सकते, तुम गलत कर रहे हो। अब एक चीज़ उन्होंने ढूंढ ली, अब वो सबको लेकर जाएंगे, ये बात सही है। अब देखो उनको मौका चाहिए था ब्रिटिश को। सती प्रथा गलत थी, बिल्कुल गलत थी, 100% गलत थी, उन्होंने बैन करी, करी, बिल्कुल अच्छा स्टेप था ब्रिटिशर की। ऑल दो मैक्सिमम चीज़ों से मैं एग्री नहीं करता, बट ये एकदम सही स्टेप था। ठीक है, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आगे आ जाते हैं।
भारत में प्रथाओं को समझने में अल बरूनी के लिए बाधाओं के 3 बिंदु बताओ। मतलब है ना, भारत के बारे में समझने में उसको बड़ी दिक्कत हुई अल बरूनी को। इसके 3 पॉइंट बताओ। पहली बात तो यार भाषा, भाषा ही समझ नहीं आती उसको वो तो भाई अनुवाद ही करता रह गया। उन्होंने बोला यार मतलब संस्कृत, अरबी और फारसी में इतनी भिन्न थी कि उनका ना ट्रांसलेशन उनको बड़ा डिफिकल्ट लगता था। वो कहता है यार जो ट्रांसलेशन है ना इसका बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी बात है कि वह लगभग ब्राह्मणों के कार्य पर निर्भर थे, वो जो ब्राह्मण वगैरह थे। दूसरी बात है कि पूरे के पूरे समाज को समझने के लिए पूरे के पूरे जो भी ब्राह्मण थे उनके पुस्तकों पर डिपेंड थे, क्योंकि उस समय नॉर्मल जो है वो बुकें वगैरह नहीं लिखते थे, है ना, धार्मिक किताबें नहीं लिख सकते थे बाकी वर्ण के लोग। तो इसलिए भी उनको दिक्कत आती थी। पहले लैंग्वेज की दिक्कत, दूसरा पूरी तरीके से ब्राह्मणों पर डिपेंड थे। तीसरा था कि धार्मिक विश्वास और प्रथाओं में भी अंतर था, है ना। चलो एक बार दोबारा से समझाता हूँ। 3 पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि भाषाओं की में दिक्कत होती थी, तो पूरा ट्रांसलेशन के लिए वो जो थे वो ब्राह्मणों पर डिपेंड थे। दूसरा, उनके धार्मिक विश्वासों में भी अंतर था। अल बरूनी जो थे वो खुद मुस्लिम थे और मैक्सिमम हिंदू थे वहाँ पर। तो बड़ा डिफिकल्टी होता था, एक थोड़ा होता है ना, एक बैरियर होता है ना, रिलीजियस बैरियर होता है। अब उस समय इतना वो नहीं था, उनको इतना नहीं पता था। और तो एक थोड़ा सा वो रहता है। तीसरा था उनके अनुसार स्थानीय आबादी जो है वो आत्म अवशोषण है, अवशोषण है इसके परिणाम स्वरूप जो है वो अलगाव तीसरी बात आती है। यानी वो ना थोड़ा हिचकते थे नए लोगों से बात करने में। ये तो सबका होता है, और उस समय भारत के अंदर बहुत कम लोग आते थे दूसरे देशों से, है ना। तो जो 90% जो पॉपुलेशन है वो कभी नए लोगों से नहीं मिली थी। थोड़ा सा यार ये बंदा अलग दिख रहा है, तो इससे दिक्कत, थोड़ा अलग रहने की कोशिश करते थे। समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है बस, ठीक है, डोंट वरी। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताऊंगा यार, प्लीज एक क्वेश्चन और, है ना। और मैं बता दूं ये पूरे के पूरे जो पीडीएफ है ना 4 पेजेस की है बस 4 पेजेस की पीडीएफ है ये, ठीक है। यहाँ पर देखो पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, बट जो ऊपर और नीचे के पेज है ये तो मैंने वो डाल रखे हैं ना, तो 6 है, ठीक है। और 6 में ये वाला भी सिर्फ थोड़ा सा ही भरा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, चलो चलो चलो। बर्नियर जो है वो भूमि स्वामित्व के बारे में, बर्नियर जो है वो भूमि स्वामित्व के बारे में क्या कहता था मैंने आपको बता दिया। और उसी से प्रेरणा लेके 2 पर्सन थे, एक का नाम था मॉन्टेस्क्यू और था कार्ल मार्क्स। उन्होंने क्या किया है कि कहीं ना कहीं ओके प्रभावित हुए हैं वो बर्नियर से। मतलब देखो, यूरोप से आया था भारत बर्नियर। बर्नियर के जो बर्नियर था उसने भारत में आके देखा यहाँ सारी जमीन जो है वो राजाओं के हाथ में है और राजा जो है वो लोगों का शोषण कर रहे हैं। अब इसी चीजों को मॉन्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स ने पकड़ लिया कि देखो देखो, जमीन अगर सारी एक ही बंदे के पास होगी, राजा के पास होगी, तो वो शोषण करेगा। और इन्हीं चीजों के बारे में उन्होंने फिर डीप में लिखा। और ये कहीं ना कहीं बर्नियर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कौन? हमारे मॉन्टेस्क्यू और हमारे कार्ल मार्क्स। अब देखो, बर्नियर ने दावा किया कि मुगल साम्राज्य में भूमि पर राज्य का स्वामित्व था और इसीलिए इससे कृषि उत्पादन में गिरावट आई। वह राज्य के लोगों के लिए हानिकारक था। बर्नियर ने इस विवरण ने 18वीं शताब्दी में पश्चिमी सिद्धांतों के निम्नलिखित तरीके से प्रभावित किया है, ठीक है। कैसे कैसे प्रभावित किया है, पहले तो मॉन्टेस्क्यू की बात कर लेते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने बेसिकली ओरिएंटल निरंकुशता का सिद्धांत दिया था। इसमें उन्होंने क्या बोला, मॉन्टेस्क्यू ने बर्नियर के विचार को आगे बढ़ाकर ओरिएंटल निरंकुशता कर दिया। और इसके अनुसार एशिया के शासक अपने विशेष विषयों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, ठीक है। और लोगों को अधीनता और गरीबों की स्थिति में रखा जाता था। सारी भूमि राजाओं की थी और निजी संपत्ति नहीं थी। इसे दृष्टिकोण के अनुसार राजा और कुलीन को छोड़कर हर कोई मुश्किल से जीवित रह पाता था। तो ये बताते हैं हमारे मॉन्टेस्क्यू। मतलब बुरी हालत थी, सारे के सारे जो विषय थे वो राजाओं के हाथ में थे, सब कुछ राजा कंट्रोल करता था, जमीन वगैरह सारी की सारी चीजें वगैरह। और इसी वजह से भूमि संपत्ति निजी संपत्ति थी नहीं, और इसी वजह से लोगों का बेड़ा गर्क होता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स की उत्पादन की एशियाई पद्धति की अवधारणा बताइए। तो कार्ल मार्क्स जो है वो 19वीं शताब्दी में जो है वो एशियाई पद्धति की अवधारणा के रूप में उसने आगे बढ़ाया। उसने बुक मतलब एक तरह से एशियाई पद्धति की अवधारणा नाम दिया था, ठीक है। और उन्होंने एक अपनी सोच को या अपनी आप कह सकते हो फिलॉसफी को नाम दिया था, या अपनी थीसिस को नाम दिया था उन्होंने। और उसके अंदर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने तर्क दिया कि भारत और अन्य एशियाई देशों में अधिशेष राज्य द्वारा विनियोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे ऐसे समाज का उदय हुआ है जिसमें बड़ी संख्या में स्वायत्त और समतावादी जो है वो ग्राम समुदाय थे। मार्क्स मानता था कि यह एक आगे ना बढ़ने वाली व्यवस्था थी। उनका मानना था कि जो सारा का सारा जो दे रखा है ना, सारे के सारे टॉपिक जो है वो राजा डिसाइड करता है। तो इसकी वजह से क्या है कि गरीब समाज बनता है, स्वायत्त बड़ी संख्या में गरीब समाज बन रहे हैं। और इसी की वजह से जो है ये समाज ऐसी व्यवस्था है जो आगे नहीं बढ़ पाई। अब मैंने बोला था ना जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ आपको।
सबसे पहले तो ये है, ये इंग्लिश में डोंट वरी। इसके नोट्स भी अगर मैंने बना दिए होंगे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टाइम मिला तो उस चैप्टर को एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट यहाँ देख लो पहले तो। वैसे मैंने कर भी रखा है, कर भी रखा है दोस्त, कर भी रखा है। ये राजी आपका कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? बंधुत्व जाति और वर्ग, नहीं ये वाला नहीं था, करा है मैंने 100%, ये चैप्टर मैंने करा है, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, करा था यार मैंने, लाइव सेक्शन में करा था, इन्हीं में से करा होगा यार, किसी वीडियो के अंदर करा होगा जहाँ मैंने समझाया होगा। बिल्कुल एंड वाली जो वीडियो थी ना, शायद मैंने इसमें करा होगा, रिवीजन वाली में, ये वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, ये वाली वीडियो देख लेना लाइव सेक्शन पे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है कि अल बरूनी के लिखने का तरीका क्या था, ठीक है, और जो हमारे फ्रांसिस बर्नियर थे उनका लिखने का तरीका क्या था। पहले तो मैं आपको बताता हूँ फ्रांसिस बर्नियर का लिखने का तरीका क्या था, कि फ्रांसिस बर्नियर जो है वो दिक्कत से शुरू करता था और भारत की पूरी तरीके से जो कंपैरिजन करता था यूरोप से, और यूरोप की तारीफ वगैरह करता था। ये तो फ्रांसिस बर्नियर था, जो आपको पता चली गया होगा, बिल्कुल बुराइयां कर रखी है उसने, गलत भी नहीं है इसमें। अल बरूनी के बारे में बात करते हैं, तो अल बरूनी जो है वो हर एक चैप्टर एक क्वेश्चन से शुरू करता था, उसके बारे में क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन लिखता था और फिर कंपेयर करता था, कंपेयर करता था, क्रिटिसाइज नहीं करता था, बुराई नहीं करता था, कंपेयर करता था कि देखो भारत के अंदर जो है सामाजिक व्यवस्था मिलती है, फारस के अंदर भी मिलती है, तो ये दोनों है ना, कि जैसे मान लो लेट्स से वो लिखता है कि क्या भारत के क्या जो है वो जाति व्यवस्था होती है भारत में, ये क्वेश्चन से शुरू किया। उसके बाद भारत के जाति व्यवस्था के बारे में बताएगा, फिर फारस के बारे में बताएगा, फिर दोनों को कंपेयर करेगा, क्रिटिसाइज नहीं करेगा कि जी गलत है सही है, नहीं, जो चीज गलत लगी उसे गलत, बट मेन फोकस उसका कंपेयर करने पे होता था। बट हमारा जो वो है ना, हमारा क्या नाम है अपना, फ्रांसिस बर्नियर, वो क्रिटिसाइज करता था, ठीक है। अभी एक नंबर में क्वेश्चन है कि जो हिंदू वर्ड है वो ओल्ड पर्शियन वर्ड से निकला हुआ है माना जाता है, और इस सिंदूरी वर्ड के नाम से निकला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इस रीजन को अल हिंद कहते थे, ठीक है, जो पर्शियन लोग हैं उसको अल हिंद, और जो हमारे अरब लोग हैं वो भी इसको अल हिंद कहते थे, और इसी वजह से हिंदी हिंदी, हिंदी हिंदू, ऐसे ऐसे क्या के वो आप जाओगे ना, खासकर सेंट्रल एशिया में, ठीक है, तो आप कभी ट्रैवल ब्लॉगर की वीडियो देखना जो सेंट्रल एशिया का, वो उनको अल हिंद, हिंद, हिंदू ऐसे ही बोलते हैं। इंडियन बहुत कम लोग जो हैं वो जो मॉडर्न जानते हैं, जो थोड़े जवान लोग हैं उनको पता होगा, जो पुराने लोग हैं वो तो अल हिंद, हिंद, हिंदू ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। एक क्वेश्चन और था यार, जस्ट एक, सिर्फ एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बस। क्वेश्चन क्या था, हाँ एक और ये, अ, अम, एक सेकेंड मैं करता हूँ। एक क्वेश्चन था यार कि जब आप विदेशी यात्रा करते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन था यार, ये क्वेश्चन था, चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ यार, इतना तो कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था। चलो, क्या था कि जब विदेशी यात्रा करते तो उसमें क्या क्या समस्या आती थी। पहली बात तो ये है कि ना वहाँ पर सेफ्टी की प्रॉब्लम रहती थी, ठीक है। दूसरी बात है रोड भी कच्ची पक्की बनी हुई थी, तो ये दो प्रॉब्लम आती थी, और लूटपाट का डर रहता था, ठीक है। सेफ्टी की प्रॉब्लम रहती थी, है ना, और लूटपाट का डर वगैरह रहता था, और मरते मरते बचे थे, है ना। दूसरी मतलब बहुत सारे यात्री मरते मरते भी बचे थे, है ना, लुटेरे वगैरह होते थे उस समय, और जो है वो रोड भी अच्छी खासी नहीं बनी होती थी और बहुत समय लगता था। तो यही तीन प्रॉब्लम होती थी उस समय यात्रा वगैरह करने में, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं कि हमारा एक दूसरा चैनल है भरत गोरवाल करके, वहाँ पर मैंने आपके लिए लाइव जो है सारे के सारे एमसीक्यू करवा रखे हैं जितने भी लास्ट ईयर के थे, और उसको करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, हर एक क्वेश्चन उसका करना है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप देख सकते हो, ओके। चलो जी, आप आ जाते हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चन वगैरह शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक और चैनल है हमारा यार, वो भी बता ही देता हूँ मैं, और उसका नाम है जी मेन पॉइंट टेक। अगर आपने वो चैनल वगैरह नहीं देखा तो मैं बता दूं कि इस पे मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो वगैरह बनाता हूँ। मैंने अभी 2 दिन पहले ही अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वगैरह दिखाया है, मेरी कितनी अर्निंग हुई है, वेबसाइट से कितनी होती है, यूट्यूब से कितनी होती है। मैं अभी स्क्रीन पे लिख कर दिखा रहा हूँ, जो लिख सकता हूँ, ये कैसे लिख सकता हूँ मैं, तो ये भी सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैंने इस चैनल पे बता रखी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेन पॉइंट टेक। फ़ायदा उठाओ, सब्सक्राइब क्या करना, खुद भी अर्निंग वगैरह करो इस चैनल का यूज़ करके, ओके। चलो जी, अब आ जाते हैं चैप्टर पे दोबारा से। तो चैप्टर जो है उसका पहला क्वेश्चन ये है कि अंडाल और कराईकल एमईआर जो थी वो कौन थी, और ये बताओ कि भक्ति आंदोलन में उनका क्या योगदान है। सबसे पहले अंडाल कौन है, मैं आपको बता दूं कि 8वीं शताब्दी के अंदर जो है वो पैदा हुई थी, और कहाँ पर पैदा हुई थी, हमारे तमिलनाडु के अंदर हुई थी। और ये जो थी ना, वो एक जो थी वो कौन थी, ये जो थी वो हमारी अलवार थी। वट डू मीन बाय अलवार, विष्णु की जो भक्त होती है उनको अलवार कहते हैं। इन्होंने ना काव्य संग्रह लिखा था, यानी काव्य कविता वगैरह लिखी थी, जिसको कहा जाता है तिरुप्पा वई, और दूसरा था नचियार तिरुमोली, ठीक है। और जैसे मैंने बता दिया विष्णु की भक्ति से इन्होंने
अपनी विष्णु की भक्ति गहन प्रेम से जो है व्यक्त वगैरह करी है, और इनको जो है वो देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। दूसरी बात करते हैं हम कराइकल अम्बियार की, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ, ये जो थी वो हमारे 63 नैनार में से एक थी। 63 नैनार में मैं आपको बता दूँ 3 ही महिला थी, 3 महिलाओं में से एक जो थी हमारी कराइकल अम्बियार थी। ये 5वीं शताब्दी के अंदर पैदा हुई थी, ये भी तमिलनाडु के अंदर पैदा हुई थी, और इन्होंने भी कविता लिखी थी, जिसको तमिल में लिखी थी, ऑब्वियस सी बात है। इनको कहते हैं अपूर्त तिरुथाई, तिरुवंथाती कहा जाता है इसको, ठीक है? ओके। अब आ जाते हैं कि इनका योगदान, इनका बहुत बड़ा योगदान था। क्या क्या किया इन्होंने, जो है वो अपने प्रेम के प्रति जो है, मतलब भगवान को लेकर जो प्रेम था, उनके प्रति पूरा का पूरा अपना जो संसार है उसको त्याग दिया था, ठीक है? और अपने जो सामाजिक दायित्व है उनको त्याग वगैरह दिया था। दूसरी बात है, अलवार न्यायार की भक्ति की क्रांति में इनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका थी, और उन्होंने जाति और ब्राह्मणों के जो कड़ा विरोध था ना, बिल्कुल उसका बहुत कड़ा विरोध किया है, कि जातिगत भेदभाव जो होता है ना, जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का, इन्होंने जो है वो बहुत ही कड़ा विरोध वगैरह किया है, ठीक है? साथ में इन्होंने बोला है कि समानता वगैरह होनी चाहिए, सामाजिक दर्जा जो है कुछ भी हो, सबको बराबर समझा जाना चाहिए। और जिन लोगों को अछूत समझा जाता था ना, उनके साथ भी इन्होंने धार्मिक प्रथाओं वगैरह में भाग लेने के लिए उनको जो है बोला है कि आपको भी जैसे शिल्पकार हो गए, किसान हो गए, ठीक है, जिनका शोषण होता है, जिनको अछूत समझा जाता था, उनको भी बोला कि आप भी भक्ति मूवमेंट में हमारे साथ आओ, ठीक है? और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और जाति प्रथा का विरोध वगैरह जो है इन्होंने जो है वो किया है पूरी तरीके से। ओके। मीराबाई का भी याद रखना, मीराबाई भी जो है वो एक भक्ति सूफी परंपरा में जो है वो, ये अब कभी कभार ये क्वेश्चन आता है विमेंस का रोल बताओ, तो मीराबाई वाला भी ऐड कर देना उसमें, अंडाल और कैरिकाल तो लिखना ही है। मीराबाई जो थी वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में थी, मारवाड़ की जो है वो राजपूत राजकुमारी थी, और इनकी शादी जो हुई थी वो ससोदिया राजवंश के राजकुमार से शादी हुई थी। बट इन्होंने कुछ टाइम में ही अपना जो व्यवहारिक जीवन था उसको त्याग दिया था, और वो कृष्ण की भक्ति में लग गई थी, ठीक है? और जो है वो माना जाता है कि इनके भी जो गुरु थे, वो एक चर्मकार थे, यानी चमड़े का काम करने वाले थे, और इसी वजह से माना जाता है कि इन्होंने भी क्या किया था कि जाति व्यवस्था को नहीं माना था। जाति व्यवस्था उन्होंने बोला था कि खराब चीज़ होती है। इन्होंने भक्ति काव्य लिखे थे, है ना? इनके आज भी जो है वो गीत वगैरह गाए जाते हैं। समावेशिता के समावेश होना चाहिए इनके, जो मैंने अभी बताया गुरु जो रामदास थे वो एक चरमकार थे, रैदास जो थे वो चरमकार थे। ईश्वर के साथ व्यक्ति के संबंध को ये जो है वो बोलते कि होना चाहिए। भक्ति आंदोलन में इनका भी बहुत बड़ा प्रभाव था। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है, महिलाओं का क्या योगदान था? तो अंडाल, कैरिकल अम्बियार और हमारी जो है मीराबाई, तीनों के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है कि अलवार और नैनार कौन थे? अभी भी बता ही दिया मैंने आपको। अलवार जो थे वो कौन थे? वो हमारे विष्णु के भक्त थे। नैनार कौन थे? वो हमारे शिवा के भक्त थे, ठीक है? ये जो है, ये तमिल में ज़्यादातर इन्होंने जो है वो अपने भजन वगैरह लिखे हैं। भजन लिखते मतलब भजन जो है वो अलग-अलग जा जाकर जगहों पर जाते थे और गाते थे, और जहाँ-जहाँ पर उनको रुकते थे या वहाँ पर उन्होंने जो है वो कुछ तीर्थ स्थान भी बनाए हैं, और वहाँ पर जो है वो बाद में जाके मंदिर भी बनाए गए। ठीक है? माना जाता था कि वो तीर्थ स्थान है ना, जहाँ पर भी ये रुकते थे, उनको जो है वो देवता का निवास स्थान जो है उसके रूप में चिन्हित किया था, और बाद में यहाँ पर मंदिर वगैरह भी बनाए गए थे। ये जाति व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। ये भी कहते थे जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, है ना? और ये कहते थे जाति व्यवस्था जो है वो बहुत ही गलत चीज़ है। और साथ में इन्होंने एक प्रमुख संग्रह है तमिल के अंदर, जिसका नाम है नालियर दिव्य प्रबंधम। इसके अंदर जो है ये बताया गया है, ये जो है ये इस ग्रंथ को जो है, वो जो हमारे 4 वेद हैं उसके ही जितना ही इम्पोर्टेंट बताया है। ठीक है? और अलवार और राजा, जो अलवार और नैनार है उनको राजा बड़ा सपोर्ट करते थे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अलवार और नैनार का जो है वो साउथ इंडिया के अंदर जो लोग हैं उन पे बहुत अच्छी पकड़ थी, है ना? इसका मतलब है कि लोग उनको बहुत मानते थे, तो इसी वजह से राजा अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए जो है उन्होंने बहुत सारे मंदिर वगैरह, टेम्पल्स वगैरह को बिल्ड वगैरह किया था। इनको अनुदान वगैरह भी देते थे। ओके। नेक्स्ट है गुरु नानक देव जी की जो है वो हमारे शिक्षाएँ वगैरह बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो हमारे जो गुरु नानक देव जी थे वो 1469 से लेके 1539 तक जीवित रहे थे, और इनका जन्म जो है पंजाब में हुआ था, ननकाना साहिब में। एक हिंदू फैमिली के अंदर, हिंदू व्यापारी फैमिली के अंदर ये जो है वो पैदा हुए थे, और अपने टाइम में इन्होंने हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि पंजाब के इलाके हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते थे, तो दोनों की दोनों जो है वो चीज़ें जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों की प्रथाएं वगैरह समझी है। अब इनकी शिक्षाएं क्या थी? एक ओंकार, भगवान एक है, ठीक है? दूसरी बात है समानता होनी चाहिए, भेदभाव मत करो। निरंकार, जो निराकार ईश्वर है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर का कोई लिंग नहीं है। दूसरा, निरर्थक धार्मिक प्रथाओं का विरोध करते थे। ये कहते थे कि जी ये पूजा पाठ अगर आप कर रहे हो तो दिल से करो। मतलब ये जो कहते थे कि पूजा वगैरह करनी है तो दिल से करनी है, सिर्फ दिखावा करके नहीं करनी, इनका ये कहना था।
ठीक है ना? निस्वार्थ सेवा करनी है ना? और ईमानदारी का जीवन जिसको कहते हैं किरत करो पंजाबी में, है ना? और संसाधनों को बाँटना है, वंद छको और ईश्वर का ध्यान यानी नाम जपो। ये सारी की सारी उनकी शिक्षाएँ थी, याद रखना। और उनके जाने के बाद मैं आपको बताऊँ, अच्छा, गुरु ग्रंथ साहिब में और खालसा पंथ ये कभी-कभार पूछ लिया जाता है, तो याद रखना, जो हमारे गुरु अर्जन देव जी थे, 5वें गुरु थे हमारे, उन्होंने ना आदि ग्रंथ साहिब के अंदर जो है वो बाबा फरीद, रायदास और जो है वो रायदास नहीं थे वो। रायदास जो थे वो तो हमारे मीराबाई के थे, गुरु थे। रविदास हो गए। बाबा फरीद हो गया, रविदास हो गए और हमारे जो कबीर थे, इनकी जो है जो भी कविताएँ वगैरह है वो भी हमारे आदि ग्रंथ में लिखी थी। और फिर जो हमारे 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, वो उन्होंने क्या किया था कि 9वें गुरु के साथ मिलके, हमारे जो गुरु तेग बहादुर जी थे, उनके साथ मिलके जो है गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसका उनको उनमें शामिल करा था। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब है वो हमारे नाथ गुरु माने जाते हैं। ठीक है? और 5 खालसा पंथ में 5 के होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय 5 के? केश, बाल नहीं कटवाने, कृपान रखना है अपने पास, कच्छ, शॉर्ट्स पहननी है और कंघा, है ना? और कड़ा, ये 5 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, ये बोली जाती हैं। ठीक है? नेक्स्ट है, कबीर कौन थे और उनकी शिक्षाएँ वगैरह बताइए। कबीर वही 15वीं शताब्दी के थे, कवि थे, हिंदू, कभी कोई बोलता है कि हिंदू संत जो थे माना जाता है और कभी कहता है, कोई कहता है मुस्लिम थे, है ना? वो रीड कर लेना। मेन चीज़ क्या है जी, वो है जी इनकी शिक्षाएँ। पहला मोनिथिज़्म, एक भगवान में बिलीव करते थे, ये कहते थे एक भगवान है। दूसरी बात है जाति विहीन समाज होना चाहिए, जाति प्रथा में बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इन्होंने वो एक ये श्लोक भी दिया, ये लिख कर आओगे टीचर पे बड़ा इन्फ्लुएंस पहुंचेगा। क्या? जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोलो करो तरवार का, परे रहन दो म्यान। ठीक है? मतलब जाति मत पूछो, क्या बंदे की क्या ज्ञान है उस पर फोकस करो। नेक्स्ट है, धर्म के प्रति जो है वो निष्पक्ष दृष्टिकोण था इनका, भेदभाव वगैरह पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। नेक्स्ट है कि आडंबर और अंधविश्वास की आलोचना करते थे, कहते थे अंधविश्वास वगैरह खत्म करो। प्रेम और करुणा की बात करते थे और सादा जीवन जीने की बात करते थे हमारे कबीरदास। ठीक है? और कबीर ने जो है वो परम सत्य किसको बताया है? अल्लाह को, खुदा को, हजरत को, पीर को, है ना? अलग को, निराकार को, ब्रह्म को, आत्मा को, इन सब को, शून्य को, इन सबको उन्होंने कहा है कि यही जो है वो क्या है? परम सत्य है। ठीक है? चलो, नेक्स्ट है सूफीवाद के बारे में बताइए। और सूफीवाद की कुछ जो है वो सिद्धांत वगैरह बताइए। सबसे पहले तो सूफीवाद बता देता हूँ, इस्लाम के अंदर ही जो है वो आया था ये सूफीवाद। ठीक है? और मैं आपको बता दूं, सूफीवाद जो है वो क्या करता था कि इस्लाम के अंदर जो कठोरता थी ना, उससे थोड़ा सा अलग था, है ना? और जो मुगल जो हमारे राजा वगैरह थे ना उस टाइम के, जो सुल्तान वगैरह थे, उन्होंने भी क्या किया था, सूफियों को बहुत सपोर्ट वगैरह किया था। ठीक है? जैसे औकफ, औकफ जो है धार्मिक ट्रस्ट वगैरह बनाए थे, इनाम जिसको कर मुक्ति भूमि वगैरह दान वगैरह दी थी उनको, ये सारी की सारी चीज़ें करी थी। इनका मूल सिद्धांत यही था कि जो है वो चमत्कारी शक्तियों पर विश्वास रख के और उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया था। मतलब इनमें कठोरता नहीं थी। ये मुस्लिम थे बट इनमें कठोरता नहीं थी। मतलब एक ये जहाँ तक मेरे को पता है, एग्जैक्ट नहीं पता इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा इस पे, बट जो, क्योंकि ये बात बुक में नहीं लिखी हुई, ये हदीस को नहीं मानते। ये हदीस को मानते हैं शायद, ये सिर्फ इस एक था शायद, ये हदीस को या कुरान में से सिर्फ एक ही चीज़ को मानते हैं, ये वाला था। ठीक है? तो ये वाली थी। दूसरी बात है कि राज्य के साथ संबंध वगैरह, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बता ही दिया कि जो सूफी संत वगैरह होते थे उनको राज्य बड़ा सपोर्ट करता था। ठीक है? मैं दोबारा से बता रहा हूँ ये बात, वैसे जो मैंने आपको बताई कि हदीस में थे या कुरान में से एक चीज़ को मानते थे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? कुछ संत थे जो स्टार्टिंग के जो वो हमारे क्या नाम है, जो सूफी संत थे वो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे इस्लाम होता है, इस्लाम के अंदर जो है वो दरगाह जो होती है उसे नहीं माना जाता। ठीक है? इससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। तो सऊदी अरेबिया के किंग भारत में आए थे ना उन्होंने जो है वो राजघाट जाने से, मतलब राजघाट में सारे ऑफिसर आए थे, सारे जो है कंट्री के लीडर आए थे, G20 जब हुआ था। सऊदी अरेबिया के प्रिंस नहीं आए। ठीक है? कुछ कहते हैं उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तबीयत वबीयत खराब नहीं हो गई थी। एक्चुअल में वो जो है वो किसी के उस पे ना फूल चढ़ाना सही नहीं समझा जाता इस्लाम के अंदर, तो ये वाला था, तो ये वाली बात है। ठीक है? चलो जी, आई होप ये क्लियर हो गया हो। लिंगायत के बारे में बताना है, इनका क्वेश्चन आ जाता है। ये है ना जो है ब्राह्मण बसवन्ना ने शुरू करा था। ठीक है? और इनको जो है वो वीर शैव भी बोला जाता है, लिंगायत भी बोला जाता है। और उनके बारे में चीज़ बताता हूँ, ये भी जो है वो जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। और इनके विचार और परंपराएं वगैरह बताऊंगा मैं आपको, बट पहले वचन सुन लेते हैं। ये महिला और पुरुष द्वारा जो है वो रचित कन्नड़ वचनों से समझा जाता है। मतलब बेसिकली
इनकी परंपरा जो है वो कन्नड़ कथनों के अंदर लिखी गई है, ठीक है? हमारे बसवन्ना भी कन्नड़ ही थे। अब बताता हूँ इनकी सबसे अलग चीज़ जो बताता हूँ। ये है हिंदू ही, शिवा को मानते हैं, लिंगायत आपको क्लियर ही हो गया होगा, बट इनको गाड़ा जाता है। ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता, सबको लोगों को लगता है कि हम जो है वो दैहिक संसा वो करते हैं, मतलब अग्नि देते हैं। अग्नि नहीं देते, ये मानते हैं कि जब शिव जो है मतलब वो कहते हैं कि शिव जी जो है वो मतलब एक तरह से लिंगायत जो है मृत्यु के बाद शिव के साथ जो है एकत्व में विश्वास रखते हैं और जन्म मरण के चक्र को अस्वीकार करते हैं। कहते हैं कोई मरता है तो दोबारा जन्म नहीं होता उसका, तो इस पे विश्वास रखते हैं, ठीक है? और भक्ति आंदोलन का उदय का मुख्य कारण क्या था? धार्मिक सुधार की ज़रूरत थी, है ना? ब्राह्मणवाद के जो है वो के प्रभुत्व के खिलाफ प्रतिक्रिया वगैरह आ रही थी। भावनात्मक और व्यक्तिगत जुड़ाव की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसी वजह से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। क्षेत्रीय और सांस्कृतिक कारक भी जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, है ना? और राजनीतिक और आर्थिक, राजनीतिक में आप वही लिख देना जो हमारा शरिया क्या शरिया कह रहा हूँ यार, नीचे शरिया देख के शरिया बोल दिया मैंने। राजनीतिक में हमारे आप सूफी संतों का एग्जाम्पल देना। बात यह है कि अभी 3:58 हो रहे हैं, और बहुत नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है मेरा सर दर्द हो रहा है, बट मैं फिर भी बैठा हुआ हूँ ताकि कोई चीज़ छूटे ना, है ना? तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा डिल्यूजनल सा हो रहा हूँ मैं इस वजह से, है ना? चलो जी, बाशरिया और बेशरिया पे आ जाते हैं। बाशरिया क्या होता है? इसका अर्थ है कि केवल इस्लामिक कानून और उसके सिद्धांतों का पालन करना, दैट इज़ बेशरिया। बाशरिया होता है कि जहाँ पर इस्लामिक कानून को भी मानना और नागरिक कानून को भी मानना। आप कह सकते हो इंडिया के अंदर बाशरिया चलता है ना? शादियों में जो है जैसे मुस्लिम मैरिज होती है तो उसमें जो है वो इस्लामिक कानून मानते हैं वो, बट जो सिविल लॉ जो क्रिमिनल लॉज होते हैं ना, है ना, कि कोई क्राइम करता है उसको सजा सजा, तो वो नागरिक कानून मानते हैं, तो दैट इज़ बाशरिया। बेशरिया होते हैं जहाँ पर इस्लामिक लॉ से ही सजा वगैरह भी दी जाती है और नॉर्मल फैमिली के वो भी करे जाते हैं। चलो जी, अब डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जी, विजयनगर प्रशासन में अमर नायक प्रणाली की एक एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी, इसका मूल्यांकन करें। पहले तो मैं अमर नायक बता देता हूं, अमर नायक कौन होते हैं। अमर नायक होते हैं सैनिक कमांडर, ठीक है? बात क्या होती है, जो विजयनगर के राय थे, राय का मतलब होता है राजा, जो विजयनगर के राय थे ना, वो क्या करते थे, अमर नायकों को एरिया देते थे, और जो अमर नायक है उस एरिया को संभालते थे और टैक्स वगैरह कलेक्ट वगैरह करते थे। कुछ जो टैक्स का पैसा है वो घोड़े वगैरह में, भैंस वगैरह खरीदने में, मतलब है ना, उनके रख रखाव के लिए, सेना के रख रखाव के लिए रखते थे, बाकी सारा का सारा राय को दे देते थे, ठीक है? और राय की पावर बनी रहे, इसलिए राय क्या करता था, ये दिखाने के लिए अमर नायकों को कि अभी भी आपकी कमान मेरे हाथों में ही है, उनका एरिया बार बार चेंज करता रहता था। अगर उसे लगता था कि यार ये वाला अमर नायक जो सैनिक कमांडर है ज्यादा ही अपना दिमाग चला रहा है, तो उसका एरिया चेंज कर देते थे, ठीक है जी? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और ये जो अमरनायक प्रणाली है ना, ये है ना दिल्ली की एकता प्रणाली से रिलेटेड है। मतलब विजयनगर में उस समय जो हम अमरनायक प्रणाली बोलते थे ना जिस चीज को, वही चीज जो दिल्ली में है उसको एकता प्रणाली बोला जाता था, और बेसिकली दिल्ली की एकता प्रणाली से इसे कॉपी किया गया, यही बात लिखी हुई है देखो। ये अमरनायक प्रणाली जो है वो विजयनगर की साम्राज्य की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजनीतिक खोज थी। ये दिल्ली की एकता प्रणाली से ली गई थी। अमरनायक सैनिक कमांडर थे जिनको राय है ना प्रशासन संभालने के लिए राज्य क्षेत्र दिया करते थे। कभी कभार जो राय होते थे यानी राजा होते थे वो उनका एरिया चेंज करते रहते थे, जिससे वो अपना नियंत्रण जो है वो दिखा सके, ठीक है? पर सत्तरवीं, ठीक है, 70वीं होगा ये, ठीक है? 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, बट धीरे धीरे जो अमर नायक थे ना उन्होंने अपना एरिया डोमिनेंस क्रिएट कर लिया और राजा के चंगुल से निकल गए, मतलब राजा को अब वो कुछ नहीं मानते थे, ठीक है? अब अमर नायकों का कार्य याद रखना, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो इसके कार्य लिखने की जरूरत है, यानी जो सैनिक कमांडर है उसका क्या काम होता था। पहले तो वो किसानों से, शिल्पकारों से, व्यापारियों से क्या करते थे, भू राजस्व यानी टैक्स वगैरह वसूला करते थे, ठीक है? नेक्स्ट है कि वो क्या करते थे कि कुछ राजस्व व्यक्तिगत उपयोग करते थे उसका, ठीक है? और बाकी को घोड़े, हाथी वगैरह अलग अलग चीजों के रख रखाव के लिए भी यूज करते थे। यह दल विजयनगर शासकों का एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिनकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप पर अपना नियंत्रण किया था। इसका मतलब राजा के लिए भी अमरनायक बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि यही बेसिकली कंट्रोल किया करते थे, जो आर्मी वगैरह को है कंट्रोल किया करते थे, और आर्मी वगैरह का कंट्रोल राजा के लिए, राय के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि राजस्व का कुछ भाग मंदिर वगैरह और सिंचाई वगैरह के साधनों के रख रखाव के लिए भी खर्च किया जाता था, यानी जो जो टैक्स है जो कलेक्ट करते थे ना हमारे अमरनायक, उनका जो पैसा है वो मंदिरों के रख रखाव और सिंचाई वगैरह के लिए भी यूज किया जाता था। अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे, और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकई दरबार में उपहारों के साथ साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे, मतलब ये दिखाने के लिए कि हम आपके लिए
बहुत मतलब आज्ञाकारी हैं आपके, हम स्वामी भक्ति दिखाने के लिए वो भेंट वगैरह करते रहते थे राजा को। कौन? अमरनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में मंदिर की प्रमुख विशेषता बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन पेपर देखे सब में था ये क्वेश्चन, यही समझ लो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? मंदिरों के उपयोग, कार्य और विशेषता। तो पहला है कि विजयनगर के शासन मंदिर के लोग मंदिर लोगों के धार्मिक केंद्रों के साथ साथ राजकीय केंद्रों के का भी कार्य करते थे। मतलब विजयनगर के जो शासन है वो मंदिर विजयनगर शासन में मंदिर लोगों के धार्मिक केंद्र तो थे ही थे, साथ में वो राज के केंद्र भी थे। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर का निर्माण का प्रोत्साहन देते थे। मतलब ये दिखाने के लिए कि हाँ हम कितना भगवान को मानते हैं, इसलिए वो मंदिरों का निर्माण करते थे। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे, मतलब यहाँ पर शिक्षा वगैरह भी दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि और अन्य संपदा दान वगैरह करते थे, एवं मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे कि शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता का महत्वपूर्ण साधन था। मतलब जो शासक है ना वो मंदिरों के बनाते रहते थे, मरम्मत वगैरह करते रहते थे। पता है ऐसा वो क्यों करते थे? लोगों का विश्वास पाने के लिए, क्योंकि लोगों की आस्था बहुत थी। तो ये दिखाने के लिए कि देखो हम मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, मंदिरों की मरम्मत या कोई भी दिक्कत है तो मंदिरों का रख रखाव कर रहे हैं, ठीक है, ताकि लोग उनकी इज्जत करते रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है, मंदिरों की विशेषता ही है। विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिर के अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। मतलब ये भी आपको लिखना है पॉइंट कि जो विजयनगर के शासन थे अपने आप को बेसिकली भगवान की ओर से शासन करने का दावा करते थे कि हमको भगवान ने भेजा है शासन करने के लिए। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उन्हें नवीनतम उनमें थोड़ी नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। मतलब जो भी परंपरा होती थी उसको आगे भी उन्होंने चेंज किया। शासक द्वारा राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां मंदिर में प्रकाशित की जाने लगी और राजा की मंदिर की यात्रा को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उनके साथ जाते थे। यानी अमर नायक की बात हो रही है। बेसिकली जब मंदिर में जाया करते थे ना शासक तो बहुत इंपॉर्टेंट डे माना जाता था और अमर नायक भी उनके साथ जाया करते थे। ठीक है, ये तो है सारे के सारे पॉइंट। अब कुछ और भी पॉइंट है, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल का के अंदर भी देखो मैं आपको बता दूं, सपोर्ट मटेरियल के अंदर भी ज्यादातर पीवाईक्यूज है। ठीक है, जब मैंने सारे के सारे क्वेश्चन पेपर चेक किए तो मैंने देखा मोस्टली सपोर्ट मटेरियल से थे। ठीक है, चलो अब इसमें कुछ और भी विशेषता वगैरह लिखी हुई है, जैसे हमारे 50 के नोट पे जो है, आरबीआई के 50 के नोट पे भी जो है वो हम्पी का रथ वगैरह बना हुआ है, और जो विट्ठल का मंदिर है उसको हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है ना, ये सारे के सारे। अच्छा एक क्वेश्चन मैं और बता दूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जी गोपुरम के बारे में। वो इसके अंदर नहीं है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो मैं भूल गया, बट मैं आपको करवाना नहीं भूलूंगा क्योंकि आपको पता ही है मैं बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करवाना चाहता। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, चाहे अलग से करवाना पड़े मेरे को। तो क्वेश्चन ये है कि गोपुरम होते क्या है, मैं आपको बता दूं। आपने ना साउथ इंडिया में मंदिर देखे होंगे, उनका ना जो गेट होता है बहुत ही बड़ा होता है, ऊपर की तरफ फैला हुआ होता है ऐसे करके, तो उसे ही हम गोपुरम कहते हैं। ठीक है, इनका सबसे अच्छा उदाहरण है राय गोपुरम अथवा राज के प्रवेश द्वार। जो गोपुरम होता था उसको राज के प्रवेश द्वार कहते थे। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई रचनाएं गोपुरम को दर्शाते थे। जो राज के प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्र देवालयों की मीनार को बोना प्रतीत कराते थे, और जो लंबी दूरी से भी मंदिर होने का संकेत देते थे। मतलब सिंपल है, आपको गोपुरम की विशेषता पूछी जाएगी, 3 विशेषता है। पहले बहुत बड़े हुआ करते थे, दूर से भी देखे जा सकते थे, इसीलिए इनको बड़ा बनाया जाता था, और ये जो केंद्र देवालय है ना उसकी मीनारों को बहुत ही बोना प्रतीत करवाते थे। हो गई 3 विशेषता। चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति बताओ, ठीक है, तथा जल संपदा के बारे में बताओ, तथा किलेबंदी के बारे में बताओ। और किलेबंदी के बारे में मैं एक और बात बता दूं, घुमा के ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 15वीं शताब्दी में ना एक फारस का एक राजा था जिसका नाम था फारस के राजा ने अपने एक बंदे को भेजा था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। राजदूत था वो, ऑब्वियस सी बात है, राजा भेज रहा है तो राजदूत ही होगा। उसने भी है ना विजयनगर की किलेबंदी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी, और वो ही आपको इसमें लिखनी है। ठीक है जी, एक्चुअल में 3 टॉपिक है इसके अंदर। कौन कौन से? सबसे पहले भौगोलिक स्थिति बतानी है विजयनगर की, फिर जल संपदा, फिर किलेबंदी के बारे में। चलो पहले भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं कि विजयनगर था कहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं जो विजयनगर था ना वो कृष्णा नदी और तुंगाभद्री रिवर के
बीच में जो दुआब बना था, दुआब का मतलब होता है जहाँ दो तरफ से पानी होता है, तो ये मान लो कृष्णा रिवर है, ये तुंगाभद्रा रिवर है, वैसे तुंगाभद्रा रिवर ऊपर आती है, तो इसके बीच में जो हमारा एरिया पड़ता था उसे विजयनगर कहते थे। अब तुंगाभद्रा रिवर होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे प्राकृतिक कुंड भी थे, ठीक है, मतलब पौंड वगैरह भी थे, पौंड वगैरह समझते हो, तालाब वगैरह कह सकते हो जिससे आप, और ग्रेनाइट की पहाड़ियां शहर के चारों ओर करघनी के सादृश्य, मतलब एक तरह से देखने में बहुत बढ़िया लगती थी, और ये ग्रेनाइट के जो पहाड़ियां हैं वो विजयनगर के चारों ओर फैली हुई थी। पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी में बदलती थी, या नदी में मिलती थी, मतलब कौन सी, तुंगाभद्रा रिवर और हमारी कृष्णा रिवर में मिलती थी, ठीक है जी। चलो, और अब आते हैं जल संपदा के ऊपर। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगाभद्रा नदी पर यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है, मतलब जल के बारे में बताना है, जल को कैसे संरक्षित किया जाता था, क्या क्या उपयोग किया जाता था, ये सारे के सारे जल संपदा का टॉपिक है, ठीक है। तो हमें क्या समझ आया कि विजयनगर की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि बहुत ही चौंकाने वाली थी, क्योंकि तुंगाभद्रा रिवर पे आपको पता है बहुत ही सारे कुंड बने हुए थे, और एक तो बहुत बड़ा कुंड था, ठीक है, और जो ये नदी थी हमारी तुंगाभद्रा रिवर, ये उत्तर से पूर्व दिशा में बहती थी, ठीक है, उत्तर से पूर्व दिशा में। आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क्स में कि जो हमारी ये विजयनगर की नदी है तुंगाभद्रा रिवर, वो कहाँ से कहाँ पर बहती थी, उत्तर से पूर्व दिशा में बहती थी, ठीक है। आसपास के जो भूदृश्य थे वो समणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण थे। इन पहाड़ियों से कई जल धाराएं आकर नदी में मिलती थी। ये भी नदी का ही पॉइंट हो गया, जल का ही पॉइंट हो गया, तो ये भी वैसे हमने ऊपर ये वाला पॉइंट देख ही लिया है। नेक्स्ट है कि लगभग सभी धाराएं साथ साथ बांध बनाकर सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए जाते थे। हौज का मतलब भी एक तरह से तालाब पौंड जैसा होता है, वो बनाए जाते थे। ये मैनमेड होते थे, मैनमेड हौज हुआ करते थे, मतलब जो इंसान बनाते थे वो मैनमेड हुआ करते थे, इसको हौज कहा जाता था। जो पहले से ही बने होते थे, जिनको नेचर ही बना कर देते, जैसे कभी कभार कोई गड्ढा खुद बन जाता है तो वो क्या है, उसको हम कुंड कहेंगे, जो इंसान बनाते हैं उसको हौज कहेंगे, ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो जी, अब आते हैं जी नेक्स्ट वाले पॉइंट पे कि बांध वगैरह बनाए जाते हैं, हमने देख लिया। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण हौज में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था, जिसे आज हम फलमपुरम जलाशय कहा जाता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि फलम, या ये कलम है वैसे शायद, कलमपुरम जलाशय कब बनाया गया था, 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस हौज के पानी का उपयोग जो है वो खेतों में किया जाता था, बल्कि इससे एक नहर के माध्यम से राज्य के केंद्र तक भी लाया जाता था, मतलब खेतों में भी बेचा जाता था और राज्य के केंद्रों में भी लाया जाता था, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचना में से एक हरिया नहर का आज भी भग्यानावेश के बीच देखा, मतलब आज भी हमें ना जो हरिया नहर थी उसकी संरचना जो है वो हम आज भी देख सकते हैं। इसका निर्माण संगम वंश के राजा द्वारा कराया गया था। आपसे ये भी पूछा सकता है कि हरिया नहर पे जो हरिया नहर थी उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, संगम वंश के लोगों ने करवाया था, ठीक है। और आज भी इस नहर को हम देख सकते हैं कि हाँ जी रास्ता बनाया हुआ है। अब आ जाते थे किले बंदे, तो हाँ, पानी वाला सारा समझ आ गया ना कि सबसे बड़ी जो तुंगाभद्रा रिवर थी, बहुत कुंड बने हुए थे, है ना, पहाड़ियों के अंदर से भी बहुत सारी जो छोटी छोटी धाराएं वो जाती थी, हौज भी बनाए गए थे। 15वीं शताब्दी में बहुत सारी संरचना बनाई गई थी, जिसमें से एक हमारी कलमपुरम जलाशय था, और उसके बाद हरिया नहर थी जिसको संगम वंश के लोगों ने बताया था। अच्छा, एक और बात, विजयनगर के एक राजा थे जिसका नाम था कृष्णदेव राय, वो तुलु वंश से थे, ये याद रखना। किलेबंदी के बारे में देख लेते हैं। 15वीं शताब्दी में फारस के, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक बंदे थे फारस के राजदूत जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक, वो है ना किलेबंदी को देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। अगर आपको एग्जाम में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब्दुल रज्जाक मतलब क्या देखकर प्रभावित हुए थे, तो वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किलेबंदी को देखकर प्रभावित हुए थे, और उन्होंने क्या देखा वो मैं आपको बताता हूँ। उसने दुर्ग मतलब होता है एक तरह से बाउंड्री की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। इनमें शहर की कृषि क्षेत्र और जंगल वगैरह को भी घेरा गया था। मतलब पहली बात तो ये है कि उसने ये देखा कि जो हमारा एरिया है विजयनगर है उसको 7 पंक्तियों से घेरा गया है, जिसके अंदर कृषि का क्षेत्र भी आता है और जंगलों का क्षेत्र भी आता है, ठीक है, ये पहला। दूसरा है, सबसे भारी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों का आपस में जोड़ती थी, और इसकी संरचना थोड़ी सी शृणाकार थी। शृणाकार मतलब एक तरह से मतलब जिसका आकार नहीं होता, कोई भी पत्थर लगा दिया, इसका मतलब ये है जैसे यहाँ पर एक पहाड़ी है, यहाँ एक पहाड़ी है, यहाँ एक पहाड़ी, यहाँ पर बीच में विजयनगर है, तो यहाँ दीवारें बनाई गई थी, ठीक है जी, यहाँ पर, ताकि पहाड़ियों को भी मिलाया जा सके। क्लियर हो गया। चलो, गारे का प्रयोग नहीं किया जाता था, पत्थर के टुकड़ों को फनाकार थे
जिसके कारण वह अपने स्थान पर टिके रहते थे। इसका मतलब है जैसे हम सीमेंट का यूज करते हैं ना, सीमेंट वगैरह का यूज नहीं किया जाता, पत्थर की ऐसी शेप को बिल्कुल ऐसी शेप से मिला दिया जाता था, समझ रहे हो आप, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल फिट कर दिया जाता था उनको कि निकले ना। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें खेतों का भी घेरा गया था। रज्जाक लिखता है कि पहली और दूसरी और तीसरी दीवार के बीच बगीचे वगैरह, खेत वगैरह और तथा आवास भी थे, यानी लोग भी रहते थे, जिसे तुंगाभद्रा रिवर के पानी से सींचा जाता था। मतलब ये जो बाग वगैरह बगीचे वगैरह थे वहां पर तुंगाभद्रा रिवर थी। ठीक है जी। और ये भी लिखा हुआ है कि कृषि क्षेत्र में जो किलेबंदी भूभाग को क्यों समाहित किया गया था, ताकि अगर मान लो कोई हमला कर दे बाहर से तो हम अपना बचाव कर सके और हमारे पास खाना खत्म ना हो, तो इसकी वजह से किले जो कृषि वाला क्षेत्र है उसको भी अंदर रखा जाता था। ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई, बाकी आप रीड कर लेना। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम ये है मेन पॉइंट स्टडी क्लास 12th आर्ट्स, और इसको आप डाउनलोड करके आगे के लिए सेव कर लेना, क्योंकि कर लेना, मैं आपको अभी ही बता रहा हूँ ये, ठीक है, क्योंकि बस समझ जाओ यार, सेव कर लेना इसको आप आगे के लिए भी। ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, कृष्णदेव राय के शासन की चरित्र विशेषता बताओ। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कृष्णदेव राय के बारे में बताओ। तो कृष्णदेव राय ने अपने काल में तुंगाभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में एक क्षेत्र जिसका नाम था रायचूर द्वीप को हासिल किया था 1512 के अंदर। तो कृष्णदेव राय ने रायचूर द्वीप, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, दो रिवर के बीच में रायचूर द्वीप था, उस पर कब्जा किया था हमारे कृष्णदेव राय ने 1512 के अंदर। उड़ीसा के शासक का दमन भी उन्होंने किया था 1514 के अंदर, तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरीके से पराजित किया था 1520 के अंदर। मतलब बातचीत थी हमारे कृष्णदेव राय की। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक समरूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुल्य शांति और समृद्धि की स्थिति में फला फूला। मेरे कहने का मतलब यह है, इस पॉइंट का मतलब यह है कि ना, ऑब्वियस सी बात है, कभी भी हमला हो सकता था, तो डर तो रहता था, बट यहाँ पर इस इलाके में डर जो था वो सिर्फ यहाँ की सेना वगैरह संभाल लेती थी, जो लोग थे वो बहुत ही शांति और समृद्धि से रहते थे। कुछ बेहतरीन मंदिरों का निर्माण भी किया था हमारे कृष्णदेव राय ने। ठीक है जी। वो बहुत, जिसमें बड़े बड़े गोपुरम भी थे। और इनकी माता जो हमारी इनकी अपनी माँ ने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय, उन्होंने अपनी माँ के नाम पे किस उपनगर की स्थापना करी थी, तो नगलपुरम नामक राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है। चलो, अब दक्कन के राजा और विजयनगर के जो राजा थे उनके बीच में, या विजयनगर के जो राय थे उनके बीच में बातचीत खराब थी, लड़ाई चलती रहती थी। ठीक है। अब मैं एक चीज बता दूं, ये है ना वन है, ऑल दो मैं जो पीडीएफ आपको दूंगा ना उसमें सही कर दूंगा, बट याद रखना ये वन है। तो विजयनगर के राजा और दक्कन के सुल्तानों के बीच में जो है वो लड़ाई वगैरह चलती रहती थी, क्योंकि आपको पता है 1520 में हमारे कृष्णदेव, अच्छा दक्कन के, दिल्ली कह रहा हूँ मैं, दक्कन के सल्तनत थे उन्हें, यानी दक्कन यानी नीचे वाला एरिया, यानी कृष्णदेव राय के अलावा दक्षिण के अंदर जो भी राजा थे ना, उनसे बातचीत हमेशा हमारे कृष्णदेव राय की खराब ही रहती थी। यहाँ हमारे जो विजयनगर के राजा उनकी खराबी रहती थी। क्यों? सबसे पहले तो आपको पता है हमारे कृष्णदेव राय ने 1520 में विजयनगर के राजा को बुरी तरह हराया था, तो बातचीत खराब हो गई। सुल्तान तथा विजयनगर के बीच में अपरिहार्य रूप से शत्रुता नहीं थी, मतलब ऐसी कोई बहुत बुरी शत्रुता नहीं थी। राम राय की एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश ने विपरीतात्मक रूप लिया और उन्हें एक कर दिया। मतलब मैं आपको बताऊं, बेसिकली एक राम राय थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, सुल्तानों को, यानी बीजापुर के गोलकोंडा के सुल्तानों को, ये विजयनगर के ही थे, तो इन्होंने सोचा कि यार एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के खिलाफ कर दूंगा, बट यार उस ऐसे करने के चक्कर में वो एक ही हो गए, मतलब विपरीत हो गया एक तरह से। ठीक है। और आपको पता है कि 1565 में विजयनगर पर 3 सुल्तानों ने मिलकर हमला किया, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। ठीक है। और इसको है ना तालीकोट्टा का युद्ध कहा जाता है, जिसको राक्षस तांगड़ी भी कहा जाता है। आपसे एक मार्क्स में पूछा भी जा सकता है कि राक्षस तांगड़ी क्या था। ये बेसिकली लड़ाई हुई थी ना जो हमारे विजयनगर के शासक और अहमदनगर, बीजापुर और जो हमारे गोलकोंडा के सुल्तानों के बीच में, उसको ही राक्षस तांगड़ी कहा जाता है। एक मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है 3 मार्क्स का। ठीक है जी। विजयनगर के पतन के कारण क्या थे? पड़ोसी राज्य से शत्रुता, निरंकुश शासक, मतलब जो राजा था वो बहुत ही निरंकुश था, निर्बल उत्तराधिकारी, यानी कृष्णदेव राय के बाद जो जो भी राजा आए वो ज्यादा अच्छे नहीं थे। और ये वाला है कि गोलकोंडा और बीजानगर के विरुद्ध जो है सैनिक अभियान में भी जो मुस्लिम रियासतें थी वो सारी की सारी मिल गई और विजयनगर के खिलाफ लड़ने लग गई, जिसकी वजह से विजयनगर का पतन हो गया। और लास्ट है गोलकोंडा का युद्ध, बताइए आपको, और उसमें बुरी तरीके से हार हुई थी, जो राक्षस तांगड़ी का युद्ध था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 3-3 सेना मिल गई थी, बीजापुर है ना, बीजापुर की, अहमदनगर की और गोलकोंडा की,
तो फिर तो दिक्कत होगी हमारे विजयनगर के शासकों को। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट वाले पे आते हैं। आपके विचार में महान अ, महानवमी महानवमी डिब्बा से संबंधित अनुष्ठानों का महत्व बताइए। पहले तो महानवमी डिब्बा है क्या? ये ना 1100 वर्ग फीट के आधार पर बनाया गया 20 फीट ऊंचा है ना एक स्टेज था, ऐसे समझ लो ये स्टेज था। अब इसका उपयोग किस किस लिए किया जाता था वही हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मास में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार जैसे कि दशहरा वगैरह, दुर्गा पूजा, ठीक है, नवरात्रि वगैरह, ओके, इन सब में इनका उपयोग किया जाता था। और इस अवसर पर विजयनगर के जो बड़े बड़े लोग हैं, है ना, रुतबे वाले लोग हैं, वो सारे के सारे आते थे महानवमी डिब्बे पे। और इस अवसर पर होने वाले धर्म अनुष्ठानों में मूर्ति की पूजा भी की जाती थी और घोड़ों की भी पूजा की जाती थी, भैंस और अन्य जानवरों की भी बलि वगैरह दी जाती थी। नृत्य वगैरह भी होता था, कुश्ती वगैरह होती थी, इनकी प्रतिस्पर्धा जो होती थी मतलब ये होती रहती थी, मतलब ये भी चलता था। और घोड़े, हाथियों, रथों वगैरह ये सारे की शोभा यात्रा भी निकाली जाती थी, मतलब एक यात्रा वगैरह भी निकाली जाती थी। और साथ ही में जो नायक वगैरह थे ना वो भी आते थे और राजाओं को भेंट वगैरह करते थे। ये तो हमने ऊपर अमर नायक वाले क्वेश्चन में भी हमने देख लिया था। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि इसमें है ना बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। और दूसरी बात है कि हमारी एक वेबसाइट भी है, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, हमारी एक वेबसाइट भी है। सीधा गूगल पे जाके आप लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी हाँ जी, तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। आप यहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर पाओगे। अभी तो मैंने अपलोड नहीं किया बट कर दूंगा। अभी तो मैं सीधा टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। और अगर आपको हमारा सपोर्ट, मतलब आपका हमारा ये एफर्ट अच्छा लगता है तो आप मेरे को सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि यार अभी तो मैं सर्वर की कॉस्ट हैंडल कर पा रहा हूँ। देखो बात ऐसी है, सिंपल बात बताता हूँ आपको, सच्ची बात। जैसे जैसे मैं इस पे नोट्स अपलोड कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे इसकी सर्वर की कॉस्ट वेबसाइट की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और अभी तो नोट्स जो हैं वो फ्री में अवेलेबल हो पा रहे हैं आपको। बट आप खुद सोचो, जब मेरे से ये कॉस्ट हैंडल नहीं होगी तो मेरे को और कुछ नहीं, एक पेमेंट का ऑप्शन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं बिलीव मी, अगर मैंने किसी दिन पेमेंट का ऑप्शन लगाया ना, शायद आपको शायद फर्क भी ना पड़े, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, शायद आपको इस बात से फर्क भी ना पड़े, क्योंकि शायद आप 12 से निकल जाओ तब पेमेंट लगे, ठीक है, ये बात भी मेरे बताना जरूरी है आपको। बट शायद आपके जो पीछे के जो जूनियर है उनको शायद प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। बट बिलीव में मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ, जब बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, जब मेरे को लगे यार अब मेरे से बिल्कुल हैंडल नहीं हो पा रहा, तब जाके मैं पेमेंट ऑप्शन लगाऊंगा। तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप सपोर्ट, आपको लगता है कि हाँ मेरा एफर्ट अच्छा है, मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता, मेरे को पता है बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके लिए मैं छोटी अमाउंट भी डाल दूंगा ना फिर भी उनके लिए बड़ी होगी वो अमाउंट। तो मैं नहीं चाहता यार कि बच्चों को ऐसे, कुछ बच्चों को नोट्स मिले कुछ बच्चों को ना मिले, क्योंकि मेन पॉइंट स्टडी का जब चैनल बनाया था ना तब यही सोच के बनाया था कि सबकी हेल्प करनी है, ठीक है। बट अगर मेरे को, आप खुद सोचो, कुछ मिलने की जगह अगर मेरे को लगाना पड़े तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनेगी मेरे लिए, ठीक है। तो आप अगर सपोर्ट करना चाहो तो यहाँ से सपोर्ट कर सकते हो। और देखो सपोर्ट कितना बड़ा है कितना छोटा है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम सिर्फ इतना ही सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। मेरे को याद है एक बच्चे ने मेरे को कुछ अमाउंट पे किया था, सेंड किया था, और कहता है सर मेरे पास इतना ही है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। अरे ये बोलने की क्या जरूरत है, बच्चे आपने जितना करा है ना बहुत है, बहुत है, ठीक है। ये मत, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ही बहुत है, ठीक है। कितना छोटा अमाउंट है कितना बड़ा अमाउंट है वो मैटर नहीं करता, बट आप छोटा सा अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हो, मेरे को लगता है यार बच्चे खड़े हैं मेरे साथ, समझ रहे हो। तो आप सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। और बाकी हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, मेन पॉइंट टेक है, मेन पॉइंट टेक वाला चैनल है, और बाकी भरत कुमार खोरवाल वाला भी चैनल है, ठीक है। मेरा ब्लॉगिंग चैनल है और गेमिंग चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहो तो इनको कर सकते हो। बाकी अगर ब्लॉग वगैरह देखना चाहो, थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानना चाहो, तो यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर आप वीडियो इतना लेट क्यों डाल, पहली बात तो मेरा एग्जाम है, मैं आपको बता दूं मेरा भी एग्जाम है, मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये बात मैं आपको बता दूं। और ऐसा भी नहीं कि 1 डेढ़ महीने बाद 6 दिन बाद मेरा एग्जाम है, बट फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे पूरा करना इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों है, मतलब मैं क्यों वीडियो नहीं बना पा रहा, तो वो इसी वीडियो में आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी, तो वो आप देख लेना, ठीक है जी। चलो जी लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा बता रहा हूँ कि विजयनगर के महल, मंदिरों, बाजारों का पुनः अंकलन
या अंकन किस प्रकार संभव हो सका, स्पष्ट करे। मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बना, देखो ये भी पढ़ देता हूँ। विजयनगर शहर तथा साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। हम्पी के भग्नावशेषों किस प्रकार कब प्रकाश लाए गए, संक्षेप में स्पष्ट करें। देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला बड़ा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। और मैं ये बता दूं, ये क्वेश्चन और भी किसी तरीके से पूछा जा सकता है, वो भी बताऊंगा। क्वेश्चन ये है कि हमें विजयनगर के मंदिरों, महलों, बाजारों के बारे में पता कैसे चला, हमें हम्पी के भग्नावशेषों के बारे में पता कैसे चला, हम्पी यानी विजयनगर एक ही बात है, हमें विजयनगर के साम्राज्य के बारे में पता कैसे चला, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो पहले तो बेसिक पे आते हैं। मैं आपको बता दूं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें मौखिक परंपराओं से मिलती है, मतलब जो पुराने लोग थे उन्होंने अपने आगे वाली पीढ़ी को ऐसे बताते गए। पुरातत्व खोजों से मिली है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे किन किन लोगों ने यहाँ पर खुदाई करी जिनको पता चला, स्थापत्य के नमूनों द्वारा और अभिलेखों वगैरह के से मिला है। अब आ जाते हैं मेन चीज पर, है ना। अब क्वेश्चन क्या बनेगा वो मैं बताता हूँ, बट पहले पता कैसे चला। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम्पी के अंदर है ना 1800 के अंदर एक जनरल थे जिसका नाम था कॉलिन मैकेंजी। ये नाम सुना होगा अगर आपने चैप्टर 1 कराया तो। कॉलिन मैकेंजी ने भारत के सबसे पहले वायसराय जनरल थे, हमारे सॉरी सर्वेयर जनरल थे एएसआई के, और वो ईस्ट इंडिया के अधिकारी भी थे। और मैकेंजी द्वारा इस स्थान पर पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया गया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारी विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहित की स्मृतियों पर आधारित थी। मतलब जो वहाँ के जो पंडित वगैरह थे ना, ये पंपा देवी और हमारे विरूपाक्ष मंदिर, उन्होंने जो जो बातें बताई थी मैकेंजी ने उसे लिखा, सुना और एड में जाके उस पर रिसर्च वगैरह की। और 1836 में यहाँ के मंदिर से अभिलेखों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अभिलेखों को विदेशी यात्रा, मतलब विदेशी यात्रा वृतांत, जो विदेशी लोग आते थे ना यहाँ पर, जैसे वो हमारे अब्दुल रज्जाक आए थे, उनके साहित्यों से मिलान किया गया कि ये बात सच भी है या झूठ है। ठीक है, और 1855-56 में अलेक्जेंडर जो ग्रीनलॉव थे उन्होंने हम्पी की पहली विस्तृत फोटोग्राफी की और उसके बाद उसका अध्ययन कर पाए तभी हम। ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन बड़ा अलग अलग पूछा जा सकता है कि ये बताओ जी कॉलिन मैकेंजी का क्या रोल था हम्पी की खोज में, या जो अलेक्जेंडर ग्रीनलॉव थे उनका क्या वो था, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या आपसे पूछा जाता है कॉलिन मैकेंजी कौन थे, तो उसमें ये हम्पी की खोज वाला डाल देना आपको, या अलेक्जेंडर ग्रीनलॉव कौन थे, उन्होंने पहली फोटोग्राफी करी थी। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से भी लिख सकते हो आप, दोनों एक ही बात है, बट इसमें से भी एक बार ये रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेलो वेलकम टू विन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास का चैप्टर जिसका नाम है किसान जमींदार और राज्य, और हम करने वाले जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करेंगे, इस पूरे के पूरे चैप्टर के रिवीजन भी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पूरे के पूरे चैप्टर की पीडीएफ वगैरह भी आपके लिए खोल रखी है। ओके, मैं इसके अलावा सारे के सारे चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, यानी ये वाली वीडियो आखिरी है। इसके अलावा जितने भी चैप्टर मैं सारे अपलोड कर चुका हूँ, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ तो आप चेक कर लेना, चैनल वगैरह पे मिल जाएगा। और है ना, मैं आपको बता दूं, एक और चैनल है भरत कोरवाल करके वाला, इस पर मैंने एमसीक्यू की वीडियो ले रखी है, लाइव ले रखी है। ठीक है, हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो ये आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एक भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करना। आ जाते जी हमारे चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है किसान जमींदार और राज्य। तो मैं आपको बता दूं, इस टाइम पीरियड में इस चैप्टर के अंदर है ना 16वीं से 17वीं शताब्दी के टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है 16वीं और 17वीं शताब्दी में इंडिया के अंदर जो था वो मुगल एम्पायर था। ठीक है, तो मुगल एम्पायर जो था, मुगल साम्राज्य भारत के अंदर था 16वीं और 17वीं शताब्दी में। तो क्वेश्चन यही आता है सबसे पहले कि मुगल एम्पायर के बारे में हमें पता कैसे चलता है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ था उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो दो जगह उससे जानकारी मिलती है। पहली बात तो मिलती है हमें जानकारी एक बुक से जिसका नाम है आईने अकबरी। ठीक है, अभी पहले पहला क्वेश्चन मैं उसी से रिलेटेड है वही बताऊंगा। आईने अकबरी को जो है वो अबुल फजल ने लिखा था 1598 में। उसने बुक जो है वो पूरी की पूरी फिनिश कर ली थी। ठीक है, अकबर के जो है वो कोर्ट के अंदर, अकबर के दरबार के अंदर जो है ये काम वगैरह करता था। ठीक है, चलो जी, कोर्ट पोएट था आप कह सकते हो हमारे अकबर का। ओके, और दूसरा जो सोर्स है वो है जी ब्रिटिश के दस्तावेज, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी दस्तावेज थे उससे भी हमें कहीं ना कहीं जो है इस 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो मुगल एम्पायर है, मुगल साम्राज्य, उसकी जानकारी वगैरह मिलती है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब सबसे पहले आईने अकबरी के बारे में ही देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, आईने अकबरी जो है 1598 में जो है वो हमारे अबुल फजल ने पूरी कर ली थी। अकबर के टाइम में जो है इसने ये बुक पूरी की पूरी लिखी थी। और अकबर के जो भी टाइम पीरियड के अंदर जो जो चीज़ें हुई थी, कैसा टैक्सेशन सिस्टम था, लोग कैसे थे, कितना टैक्स देना पड़ता था, है ना, अधिकारी वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें, अकबर का शासन पूरा का पूरा है ना, इसने आईने अकबरी में लिखा है। एक्चुअल में इसने क्या किया था, अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा जो है वो अकबरनामा 3 पार्ट में बांटा हुआ, तो जो तीसरी बुक थी ना वही थी हमारी आईने अकबरी। और आईने अकबरी को भी जो है वो 5 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, तो 5 अलग अलग पार्ट कौन से? पहला है मंजिल आबादी। मंजिल आबादी के बारे में क्या है, उसने शाही खानदान के बारे में लिखा है ना,
कि रख-रखाव कैसे होता था, फैमिली के बारे में, हरम के बारे में, रसोई के बारे में, खजाने के बारे में बताया इसने मंजिल आबादी में। दूसरा है सिपाही आबादी, सिपाहियों के बारे में, युद्ध के बारे में, घोड़ों के बारे में, हाथियों के बारे में, इन सब के बारे में बताया। तीसरा है मुल्क आबादी, टैक्सेशन का क्या सिस्टम था, राजस्व क्या था, प्रशासन कैसे होता था, ये पूरा का पूरा बताया उसने। भूमि कितने टाइप की होती थी, कृषि की क्या पद्धति थी, है ना, ये सारा बताया। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। फोर्थ जो हमारी बुक थी आईने अकबरी के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताया, कि हिंदू दर्शन के बारे में, विज्ञान, साहित्य और जो भी रीति रिवाज थे उनके बारे में बताया। और लास्ट जो है वो अकबर के कथन और लेखक की जीवनी, यानी बेसिकली पूरे के पूरे जो अकबर ने जो भी बातें बोली थी वो सारी की सारी जो है दार्शनिक जो भी उसके विचार थे, आपको पता है कि उसने एक नया धर्म भी शुरू करा था अकबर ने, तो उसी की सारी जो जो भी बातें हैं वो जो है वो हमारे इसी में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? आईने अकबरी में लिखी गई है। ओके, अब आ जाते हैं इसका महत्व क्या है। तो आपको पता है इसका महत्व बहुत है। ये कहीं न कहीं हमें उस समय के सामाजिक, आर्थिक और जो भी सांस्कृतिक जीवन है उसके बारे में बताता है। जो भी अकबर का टाइम पीरियड था उसमें वो सहिष्णु था, कितना समावेशिता थी, कुशल शासन था और जो भी नीतियाँ वगैरह थी उन सब के बारे में भी डेटा वगैरह देता है। आपको पता है कि एक गजिस्टर्ड ऑफिसर था, एक तरह से आप कह सकते हो, ये मुगल साम्राज्य में दरबारी कवि था हमारे अब अकबर का। अब इसके ना कुछ दिक्कतें भी है। दिक्कत पता है क्या है? ये क्वेश्चन आता है जो हमारा अकबरनामा है, अकबरनामा के जो बुक है लास्ट पार्ट जिसका नाम है आईन अकबरी, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जी पक्षपात दृष्टिकोण है इसका। दरबारी इतिहासकार होने की वजह से ना अबू फजल जो है दरबारी इतिहास का लिखना, पोएट मत लिखना, मैंने आपको कवि बोला है, कवि मत लिखना, इतिहासकार ही लिखना, वो ज़्यादा बेटर रहता है। दरबारी इतिहासकार होने के नाते ना अबुल फजल जो है ना वो अक्सर क्या करता था, अधिकतर प्रशंसा करता था, कोई गलत चीज़ होती थी उस पर भी प्रशंसा करता था, तो पक्षपात है एक, तो हमें ये देखने के लिए मिलता है। दूसरा है सिर्फ उच्च वर्ग का ध्यान रखा गया इसमें, जो है वो अमीर अमीर और उच्च वर्ग के बारे में उन्हीं के पूरे मतलब उन्हीं को ध्यान केंद्रित करते हुए कराया, गरीब लोगों के बारे में इतना मेंशन नहीं किया गया। तीसरा इसमें सांख्यिकी त्रुटियां भी है। सांख्यिकी त्रुटियां का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो है वो कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक है, मैथमेटिकल मिस्टेक है। नेक्स्ट है डेटा संग्रह का जो है वो असंतुलन है। इसका मतलब है कि आसपास के इलाके से ही डेटा लिया गया है, जैसे कि बंगाल और उड़ीसा के बारे में हमें इतना बढ़िया डेटा नहीं मिलता जितना कि आगरा का मिलता है। तो एक तरह से समझ गए ना, जो जमींदारी व्यवस्था है वो बिल्कुल अपने आसपास के इलाकों का ही जो है उसने कलेक्ट किया था, बंगाल और उड़ीसा का अच्छे से कलेक्ट नहीं किया था। कुछ मापदंडों का अभाव भी है। मापदंडों का अभाव जैसे वही जो कि एरिया के अंदर, किस एरिया के अंदर कितनी मजदूरी हुआ करती थी, क्या कीमतें थी, तो उसने ना ये पूरा डेटा कलेक्ट करने के लिए सिर्फ आगरा के आसपास ही घूमा, बाकी इलाकों में घूमा ही नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं मापदंड का भी अभाव था इसके अंदर। ठीक है, चलो निष्कर्ष क्या है, या क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें निष्कर्ष है, याद रखना हर 8 नंबर के क्वेश्चन में निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। निष्कर्ष ये है कि मुगल टाइम में जो बुक है ये आईन अकबरी जो हमारी लिखी गई थी अकबर के टाइम में, इसमें हाँ कुछ दिक्कतें हैं बट फिर भी हम इसे पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छे से उस टाइम के जो भी सिचुएशन वगैरह चल रही थी, युद्ध थी, विजय थे, राजनीतिक जो साजिशें वगैरह हो रही थी, या जो भी हमारे उथल पुथल चल रही थी उसके बारे में बहुत अच्छे से बताता है। ठीक है, चलो मुगल टाइम में महिलाओं का क्या योगदान था। ठीक है, मुगल काल में कृषि के समाज में महिलाओं का क्या योगदान था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 4 बार आया हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं संयुक्त कृषि कार्य थी, महिला और पुरुष दोनों साथ में जो है वो कृषि वगैरह करते थे। ठीक है, और दोनों जो है वो खरपतवार खेत बीज वगैरह बोना ये सारे के सारे काम करते थे, कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी महिलाएं। घरेलू आधारित उत्पादन वगैरह भी करती थी, यानी घर घर के काम वगैरह भी करती थी। ठीक है, कृषि भी करती थी, घर के काम वगैरह भी करती थी। ओके, और इस संरचना ने घर और बाहरी दुनिया में के बीच लैंगिक जो अलगाव को कम किया। मतलब ये बोला जाता था ना कि घर के काम महिला करेगी और बाहर के काम मेल करेगा, बट क्योंकि कृषि के अंदर महिला को इतना योगदान था कि वो घर के काम भी कर रही थी, बाहर के काम भी कर रही थी। नेक्स्ट है कला और शिल्प में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था, हस्तकला वगैरह कार्यों में भी महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान था, और उनके जो श्रम है उनकी बहुत अच्छी डिमांड थी। और खेती के अलावा भी वो बहुत अलग अलग काम करती, जैसे बाजार के काम है ना, बाजार में जाना, चीज़ें वगैरह बेचना, है ना, ये सारी की सारी काम जो है वो करती थी। महिला को जो है वो संतान जो है वो पैदा वगैरह कर सकती थी, इसकी वजह से उनकी बहुत अहम भूमिका मानी जाती थी। और मैं आपको बता दूं क्योंकि है ना उस समय बहुत बार ऐसा होता था कि महिलाओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए फोर्स करा जाता था, इसलिए बहुत बार है ना महिलाओं की डेथ वगैरह भी हो जाती थी, है ना, क्योंकि उस समय तो इतने अच्छी हॉस्पिटल तो थे ही नहीं, फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, है ना। अलग सामाजिक प्रथाएं वगैरह होती थी उस समय। क्या होता था, एक दुल्हन मूल्य होता था, इसका मतलब होता है आपको शादी करने के लिए दहेज देना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उस समय क्या दिक्कत ये थी कि महिला वगैरह की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी, और विधवा विवाह भी जो है वो बहुत कॉमन था, होता रहता था, है ना। मतलब विधवाओं का जो है वो विवाह होता रहता था, जो उसको वो मिली थी, वैधता मिली हुई थी। और साथ में नियंत्रण और दंड, और अगर महिला कहीं बाहर जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती, पकड़ी जाती थी, उसको बहुत ही ज़्यादा
दंड दिया जाता था, कठोर दंड दिया जाता था। और मैं आपको बता दूँ खासकर जो है वो राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में जो महिला पंचायत वगैरह जो है न्याय की मांग करती थी अगर उसके पति बेवफाई करते थे, बट पति को जो है वो उतनी सज़ा वैसे नहीं दी जाती थी जितनी पत्नी को दी जाती थी। और मैं आपको बता दूँ क्या ना, कभी भी जब रिकॉर्ड में नाम चढ़ाया जाता था ना, तो कभी भी महिलाओं का नाम नहीं लिखा जाता, फलाने की बीवी, फलाने की बेटी, ऐसा लिखा जाता था ताकि महिलाओं पे कोई अंकुश ना आए उनकी इज्जत पे। नेक्स्ट है कि संपत्ति के अधिकार और भूमि लेन-देन। मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग में तो विमेंस की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, बट एक टाइम आने पर विमेन की सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई। हिंदू और मुस्लिम महिला जो है वो ज़मींदार तक बनने लग गई थी। ज़मींदारी भी हाथ में आ गई थी उनकी, खासकर बंगाल वाले इलाकों में। बंगाल के जो राजशाही जो ज़मींदार थे ना, उसमें महिलाओं ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। नेक्स्ट है कि मुगल काल में कितने टाइप के मौसम हुआ करते थे और कितने टाइप की ज़मीनें होती थी। मौसम तो 2 ही थे, एक तो खरीफ मौसम, एक राबी। जो राबी होता है वो सर्दियों के टाइम में उगाया जाता है, ठीक है? और इसे जो है वो बसंत के टाइम में जो है वो काटा जाता है। जैसे कि आपका गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया। खरीफ क्या होता है? ये राबी था। ये खरीफ क्या होता है? जो बारिश के टाइम में उगाया जाता है, ठीक है? और गर्मी के टाइम में बोया जाता है और बारिश के एंड के टाइम में अक्टूबर-नवंबर में जो है अक्टूबर में, सितंबर-अक्टूबर में से काट लिया जाता है। जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, चावल जिसको कहते हैं। अच्छा, ज़मीन कितने प्रकार की होती है मुगल टाइम में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलज, ठीक है, परौती, बंजर और चच्चर और बंजर। ये मैंने ना थोड़ा सा लिख दिया, सुनना मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पोलज होती है जो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। उसके बाद आती है जी हमारी परौती, या इसको पारती भी कहते हैं, परौती भी कहते हैं। ये वो ज़मीन होती है जिसको कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ा जाता है, यानी एक दो साल के लिए खाली छोड़ा जाता है। आप इसे ऐसे अंदाजा लगा सकते हो। चच्चर क्या होता है? चच्चर जो होता है उसको 3-4 साल के लिए खाली जाता है। मतलब भविष्य में खेती अभी जो है उसका बिल्कुल उपयोग नहीं करा जा रहा, लंबे समय से उपयोग नहीं किया जा रहा, 3 से 4 साल तक, बट आगे इस पे उपयोग किया जा सकता है। और बंजर भूमि वो होती है जो कृषि पर ढंग से कृषि योग्य नहीं होती। तो ये 4 तरीके से बाँटी गई थी। नेक्स्ट है कि आपको ज़मींदार के बारे में बताना है कि ज़मींदार जो है हमारे मुगल टाइम में क्या होता था कि किसानों के साथ उनका संबंध जो है वो परस्परिता, पितृसत्ता, संरक्षण में चिन्हित था, ठीक है? और इसके बारे में बताना है और इसकी कुछ सीमाएँ वगैरह भी बतानी है, ठीक है? और ज़मींदारों की भूमिका बतानी है और इसके अपोज़ में अगर कुछ पॉइंट वगैरह है तो वो भी बताने हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपको बता रखा है ज़मींदार की भूमिका। ज़मींदार जो है वो आपको पता है कि उसको जो है वो आप कह सकते हो कि वंश विशेष अधिकार थे, फ्री में उनकी लैंड पे काम करते थे गरीब लोग, है ना? और श्रेष्ठ स्थिति और जाति में भी उनको उच्च वगैरह माना जाता था, है ना? जो भी जाति व्यवस्था में थी, उनमें सबसे ऊपर माना जाता था। इनकी अपनी मिल्कियत होती थी, पूरे के पूरे गाँव वगैरह होते थे, जो पुरखों से उनके पास चलते आ रहे थे, है ना? टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का भी काम इनका ही था, अभी हम देख चुके हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो टैक्स कलेक्ट करने का काम था, वो ज़मींदार वगैरह ही करते थे, खासकर कौन-सा? इस्तीमदारी बंदोबस्त के अंदर, है ना? और सैन्य संसाधन और किले वगैरह भी थे इनके पास, घुड़सवारी, पैदल सैनिक, ये सारी की सारी चीज़ें वगैरह थी। और साथ में उन पे सैन्य जो सामाजिक पिरामिड था, उन पे सबसे शीर्ष स्थान था इनका। और ब्राह्मण, राजपूत वगैरह ये सारे के सारे वध जो हो गए, मध्यम जाति के जो मध्यवर्ती लोग हो गए, ये सारे के सारे जो है वो हमारे ज़मींदार होते थे और कुछ इलाकों में मुस्लिम ज़मींदार भी हुआ करते थे। विस्तार और सुदृढ़ीकरण, इसका मतलब क्या है कि ज़मींदारों का विस्तार, विजय, मतलब ज़्यादातर इन्होंने अपना एरिया जो है वो बढ़ाना पता है कैसे शुरू किया था? गरीब लोगों की ज़मीन वगैरह लेकर जो है इन्होंने अपना एरिया वगैरह बढ़ाना शुरू किया था। निम्न जातियों के लोगों पर भी ज़मींदार जो है वो रूप से उन्नति कर सकते थे, ले सकते थे, क्योंकि ज़मींदारियों को तेज़ी से खरीद फ़रोख्त का मतलब निम्न जाति के लोग भी जो है वो ज़मींदार बन सकते थे। कैसे? अगर उन्होंने ज़मीन वगैरह खरीद ली तो वो ज़मींदार बन सकते थे, मतलब ज़मीनें बेची वगैरह जाती थी। वंश आधारित नियंत्रण होता था, आपको पता है कि बेटे का बेटा ऐसे जो जमींदारी है वो जाती रहती थी आगे बेटे के पास। उपनिवेशवादी और मुद्रीकरण, मैं आपको बता दूं जमींदारों ने कृषि भूमि का उपनिवेशीकरण का नेतृत्व किया था, ऋण देकर किसानों को बसाया, है ना? और ग्रामीण मुद्रीकरण में यो भी योगदान दिया, जैसे मिल्कियत की भूमि का उत्पादन बेचने वगैरह में हाट स्थापित, मतलब जो हमारे ये थे ना, क्या नाम है इसका, ज़मींदार, इन्होंने भी बहुत अहम भूमिका निभाई, बाज़ार वगैरह स्थापित वगैरह किए थे, सारी की सारी चीज़ें वगैरह करी थी। तो अभी तक हमें पता चला कि जो ज़मींदार थे, वो कहीं न कहीं गरीब लोगों का शोषण भी करते थे, ठीक है? परंतु उन्होंने बहुत सारे काम भी करे थे। अब आ जाते हैं उनके कुछ विरोधाभास के बारे में, ठीक है? अभी-अभी हमने देखा शोषण करते थे, परंतु उनके पारस्परिकता संबंध भी जो थे वो बहुत अच्छे थे, ठीक है? वो जो है वो किसान जो है वो लाभ भी पहुँचाते थे, आपको पता है जो किसान है उनको वो अपनी ज़मीन वगैरह कृषि करने के लिए देते थे, तो शोषण भी करते थे बट उनको कहीं न कहीं हेल्प भी होती थी। भक्ति संतों का दृष्टिकोण, मैं आपको बता दूँ भक्ति संतों ने बहुत लोगों को जो है वो आलोचना करी है, टैक्स की आलोचना करी है, बट कभी ज़मींदार की आलोचना नहीं करी। इससे पता चलता है कि उस समय
जो है वो ज़मींदार को लेकर इतनी भी नेगेटिविटी नहीं थी। किसान जो है वो समर्थन के साथ विद्रोह भी करते थे। मैं आपको बता दूँ किसानों ने जब विद्रोह किया था ना तो बहुत सारी अलग-अलग जगह पर जो है वो ज़मींदारों ने भी इनका सपोर्ट वगैरह किया था। तो इससे पता चलता है कि ऊपर देखो, ऊपर वाले पॉइंट में आपको सब ऊपर वाले पॉइंट में आपने देखा होगा मैंने ज़मींदारों की बड़ी बेइज़्ती करी है। नीचे वाले पॉइंट में ये चीज़ें दे रखी है कि ज़मींदार इतने भी बुरे नहीं थे। समझ रहे हो? तो ऊपर वाले पॉइंट में जो है वो पॉइंट बता रखे हैं कि कैसे-कैसे प्रॉब्लम है और सब भेदभाव करते थे, ऊपर की तरफ होते थे, शीर्ष होते थे और नीचे की तरफ बता रखा है नहीं इतने भी बुरे नहीं थे। ओके? तो ये पूरा लिखना है। ज़मींदार का आते ही पूरा डिट्टो छेप देना। नेक्स्ट आ जाते हैं कि मुगल साम्राज्य में जो है वो जातिगत भेदभाव के बारे में बताओ तो आपको बताइए जातिगत भेदभाव मुगल काल में बहुत होता था और उसके बाद हमें मंडल पंचायत की भूमिका वगैरह भी बतानी है। ठीक है, सबसे पहले तो जातिगत भेदभाव वगैरह होता था। जो निम्न वर्ग के काम थे ना वो जानबूझकर जो है वो निम्न जाति के लोगों को दिए जाते थे। जो मजदूरी के काम है उनको कभी भी जो है वो ऊपर जो है वो बढ़ने नहीं दिया जाता था। और ये सिर्फ हिंदू में नहीं था, मुस्लिम के अंदर भी था। मुस्लिम के भी अंदर हलाल कुरान और मल्ला जादा है ना, हलाल कुरान सफाई कर्मी जो होते हैं और जो मल्लाजादा होते हैं, नाविक के पुत्र होते हैं, इनको जो है वो जानबूझ के जो है बहिष्कृत माना जाता था और इनको छोटा काम ही दिया जाता था। इनको बोला जाता था कि आपको गाँव से बाहर ही रहना, मतलब भेदभाव वगैरह बहुत ज़्यादा था। ठीक है? हालाँकि जो है मध्यम वर्ग हालाँकि मध्य स्तरों पर यह कम स्पष्ट था। मतलब जो सबसे नीचे थे उनके साथ भेदभाव होता था, जो सबसे ऊपर थे वो भेदभाव करते थे। बट मिडल क्लास का जो है वो नहीं था। जैसे ओके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा भेदभाव करने वाले थे और जो सबसे नीचे थे शूद्र उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। बट जो मिडल में आते थे जैसे राजपूत हो गए, जाट हो गए, हीरो हो गए, गुजर हो गए, माली हो गए, सदगोप हो गए, ये भी एक तरह के किसान थे। जो हमारे कैवर्त हो गए, ये सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं इनकी सिचुएशन अच्छी वगैरह थी। ये भी व्यवसाय वगैरह करके जो है वो ऊंचे स्थान पर पहुंच गए थे। ठीक है, जो बहुत ही गरीब, जो बहुत ही जो जातिगत में सबसे नीचे आता था वो कभी ऊपर नहीं पहुंच पाया। ठीक है, बट बाकी जो है वो ऊपर पहुंच सकते थे। तो ये बता रखा है, मतलब कि जातिगत भेदभाव बहुत होता था। ये तो भाई खून में हमारे, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। ठीक है, मतलब आप खुद देखो इंडिया में मुस्लिम रिलीजन के लोग भी हैं, है ना, क्रिश्चियनिटी भी है और भी बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। पूरी पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी में कहीं आपको वो नहीं मिलेगा कास्ट सिस्टम। इंडिया के अंदर जो क्रिश्चियनिटी है उसमें कास्ट सिस्टम है। पूरे पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं पर मुस्लिमों के अंदर वैसे तो होता है, बहुत सारे सेक्ट होते हैं, मैंने सुना 72 अलग अलग सेक्ट हैं, बट इंडिया के अंदर ज़्यादा है ना। वो जो पसमंदा है उनके साथ भेदभाव वगैरह है। ये तो भाई खून में हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे धर्म बदल लो चाहे जात बदल लो, कुछ नहीं होना, ये तो जाएगा नहीं है। जो कभी नहीं जाती दैट इज जाति। ओके, चलो मंडल और पंचायत की भूमिका वगैरह और शक्तियाँ वगैरह बताइए। तो ग्राम पंचायत देख लेते हैं पहले, उनका क्या काम होता है ना। विविध सभाएं वगैरह स्थापित वगैरह करना होता है, न्यायपालिका की तरह काम करता है ना। जो भी गलत वगैरह होता है वो अपराधियों को सजा वगैरह सुनाने का काम होता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो करता है। साथ में अगर जैसे कोई बाढ़ वगैरह आ जाए, बाढ़ राहत के काम हो जाए, सामुदायिक कल्याण के काम हो जाए, ये सारे के सारे काम करवाता है। जैसे डैम डैम वगैरह बनाना है ना, नहर वगैरह बनवाना, ये सारी की सारी चीज़ें। और जातिगत सीमाएं बनाए रखना भी इनका काम है। इसका मतलब क्या होता है, एक जाति का लोग, एक जाति का पर्सन दूसरी जाति के पर्सन से, लेडी से शादी ना कर ले, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये भी काम था हमारे पंचायत का, आज भी है, होता है, मैंने सुना है ऐसा मतलब कंफर्म तो नहीं है, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो इतना नहीं पता, बट सुना है मैंने, पढ़ा भी है। तो मुखिया की बात कर लेते हैं। मुखिया कौन होता है? पहली बात तो मुखिया, मुखिया तब तक मुखिया को मुकद्दम भी कहा जाता है, मंडल भी कहा जाता है, ये बात याद रखना। मुखिया तब तक मुखिया रह पाएगा जब तक जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं उसको सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, गांव के बुजुर्ग लोग और प्लस जमींदार जो है, जब तक उनकी अनुमति रहेगी तब तक ये जमींदार वगैरह रह पाए, जब तभी तक ये मंडल वगैरह रह पाएगा। ये भी क्या करता है, फंड वगैरह बनाता है। ठीक है, और बाढ़ वगैरह के टाइम में जो है उसका उपयोग वगैरह करता है। और साथ में जो वो आते हैं ना, जो हमारे जो वो आते हैं, क्या नाम है उसको, ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं, तो उसकी खिदमतदारी जो होती है ना, उसके अंदर भी जो है उस फंड का यूज़ वगैरह करता है, उन धन का यूज़ वगैरह किया जाता है। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है, बहुत बार मंडल क्या होता है, दिमाग वगैरह चलाता है, बहुत गलत काम भी करता है। कैसे? वो क्या करता है, जानबूझ के गरीब लोगों का शोषण करता है। अपने एरिया के अंदर अपनी ज़मीन पर टैक्स कम करवा लेता है और दूसरे की ज़मीन पर, गरीब लोगों की ज़मीन पर टैक्स ज़्यादा करवा लेता है। तो ये बताता है। और साथ में बेगार वगैरह भी करवाते थे, बेगार यानी फ्री में काम भी वगैरह करवाते थे। तो ये सारा का सारा हमारा पंचायत और उनका काम वगैरह दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसान कितने टाइप के होते थे? दो टाइप के होते थे, खुदा काश्त और पाही काश्त। खुदा काश्त जो होता है वो अपने ही ज़मीन पर अपने ही गांव में रहकर खेती करता है। पाही काश्त होता है जो दूसरे गांव में जाकर जो है वो खेती वगैरह करता है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, उसके इलाके में अच्छे पैसे नहीं मिल रहे, बाढ़ आ गई, जो भी हो गया, बट वो पाही काश्त होता है, दूसरे के एरिया में जाकर, दूसरे गाँव में जाकर काम करता है। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन में था। जीन से कामिल क्या होता है, ये भी 3 नंबर में क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है पूर्ण फसलें, परफेक्ट क्रॉप, ऐसी क्रॉप जो बहुत ही ज़्यादा
उच्च मूल्य में बिकती हो और जिससे जो है वो ज़्यादा टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सके ब्रिटिश। जैसे उस टाइम में कपास और गन्ना जो है मुगल टाइम में एक जीन से कहाँ मिलती, ठीक है। अब एक बार बुक की पीडीएफ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा, थोड़े वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सुन लो आप। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल टाइम में या ऐसे बोला जाता है 16वीं और 17वीं शताब्दी के टाइम में जो मुगल काल था उसमें जो है वो जो राजस्व आता था, भूमि राजस्व जो था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बताइए क्यों? आप बताना है कि यार उस समय जो 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर 85% से ज़्यादा लोग तो कृषि करते थे, है ना? और इसी वजह से जो मेन जो टैक्स आता था मुगल काल का वो ज़्यादातर कृषि से ही आता था। इसी वजह से वो कृषि को अच्छा करने के लिए और पूरा का पूरा मुगल काल में जो राजस्व था वो कृषि से ही चलता था। तो इसलिए कृषि को अच्छा करने के लिए उन्होंने नहरें वगैरह बनाई थी, जीन से कामिल बनाई थी, जानबूझ के उन्होंने वो सारे काम किए जिससे कृषि वगैरह अच्छी हो सके। उन्होंने नहरें जैसे पंजाब के अंदर उन्होंने शाहजहाँ नहर वगैरह बनाई और भी बहुत सारे काम करे कृषि को अच्छा करने के लिए। तो ये वो लिखना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ जी। ये एक तो हमारा स्रोत क्या है, एक तो हमारा कौन सा, ये आईन अकबरी है, दूसरा जो है वो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्रोत है। किसान कितने प्रकार के होते हैं ये बता चुका हूँ, सिंचाई वगैरह बता चुका हूँ मैं आपको, जीन से कामिल वगैरह बता चुका हूँ आपको, है ना। नीचे आ जाते हैं, ये पूरा का पूरा गाँव का क्या सिस्टम चलता था वो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके। और बहुत बार क्या होता था कि ना परेशान होकर कभी कभार जो होते थे वो जो गरीब लोग होते थे जिनके साथ भेदभाव होता था वो गांव छोड़कर भाग जाते थे। आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है, नहीं एक्चुअल में देखो उनको है ना वो काम तो कहीं भी मिल जाएगा उनको, ठीक है, तो उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं थी। एक्चुअल में टेंशन उन लोगों की थी जो गांव में अमीर लोग रहते थे, क्योंकि कुछ काम ऐसे थे तो जो वो गरीबों से ही करवाते थे, गरीबों से मतलब दलित लोगों से ही करवाते थे जिनके साथ वो भेदभाव करते थे, है ना। तो इस वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती। अब आ जाते हैं दस्तकारी। दस्तकारी पे थोड़ा सा मैंने नहीं बताया। दस्तकारी का मतलब होता है, देखो कोई बंदा जो है पूरे साल तो खेती करेगा नहीं, कुछ टाइम पीरियड ऐसा आता है जब उसको थोड़ा टाइम मिलता है तो वो दस्तकार बन जाते थे। व्हाट डू मीन बाय दस्तकार? पेंटिंग वगैरह करना, लोहार बनना, कुम्हार बनना, ये होता है दस्तकार, ठीक है। गांव में हर गांव में ऑलमोस्ट 25% तो दस्तकार होते ही होते थे। ओके। और बहुत बार तो ऐसा होता था कुछ गाँव में किसान दस्तकार भी होता था, कभी किसानी कर रहा है कभी दस्तकारी कर रहा है, ठीक है। और इसकी जगह में है ना उनको खासकर महाराष्ट्र वाले इलाके के अंदर जो है ना उनको फ़ायदा भी होता था, ठीक है। फ़ायदा कैसे होता था कि जब वो किसी बड़े बंदे के लिए काम करते थे ना तो उनको ज़मीन गिफ्ट मिल जाती थी जिसको वतन और मिरास कहा जाता था। बस ये याद रखो और कुछ नहीं। ये सुन लो यार, छोटा गणराज्य 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा ना, पक्का आंसर नहीं कर पाओगे इसका, तो ये सुन लो। छोटा गणराज्य क्या होता है? जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो कहता था भारत है ना एक छोटे गणराज्यों में बटा हुआ है, यानी भारत एक बहुत बड़ा गणराज्य है, उसके अंदर भी छोटे छोटे गाँव में अलग अलग गणराज्य बटे हुए हैं, यानी हर गाँव का जो है वो अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग गाँव के अंदर अलग अलग सामाजिक पहचाने हैं, अलग अलग विषमताएं हैं, और पूरा जो है वो अलग अलग रिपब्लिक की तरह काम करता है, गणराज्य की तरह काम करता है, इसलिए उसने बोला था। ये महिलाओं का योगदान पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। ये जंगल वाला सुन लो। सबसे पहले तो जो है वो आपको मैं बता दूं 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो मुगल एम्पायर थे वो जानबूझ के जंगलों में घूमते थे, जंगलों के आसपास के गाँव में जाते थे शिकार करने के लिए। एक्चुअल में उनका मेन मोटिव शिकार करना नहीं होता था, वहाँ पर देखना होता था कि वहाँ के लोगों की सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उनकी प्रॉब्लम को सुनना। आपसे कभी कभार पूछा जाता है 3 नंबर में जंगली वर्ड का क्या मतलब है। आज तो हम जंगली वर्ड जो है वो गलत तरीके से यूज़ करते हैं, बट जंगली वर्ड का यूज़ जो है वो उस समय उस लोगों के लिए किया जाता था जो जंगलों से वगैरह से चीज़ें वगैरह लेते थे, ठीक है। कुछ ट्राइब का नाम लिख रखा है, ठीक है, जो पहले वो थे मतलब जंगलों में रहते थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, व्यापार वगैरह करना शुरू कर दिया। जैसे कि पंजाब के अंदर लाहौनी 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, पंजाब के अंदर लाहौनी है ना, अहोम असम के अंदर जो है वो अहोम, ये सारे के सारे जो है वो कबीले वगैरह थे जिन्होंने बाद में क्या करना शुरू कर दिया था, व्यापार वगैरह करना शुरू कर दिया था। बस। बाकी जमींदार के बारे में बता चुका हूँ मैं पूरी, ठीक है। अब है ना एक टैक्सेशन का सिस्टम सुन लो, जमींदार के आगे ना हम भूसे, ओके। पहले तो सुन लो एक दीवान। दीवान क्या होता था? दीवान बेसिकली उस पर्सन को कहा जाता था जो क्या करता था, टैक्स की देख रेख करना, उसका पूरा रिकॉर्ड बनाना इसका काम होता था, ठीक है। अधिकारी होता था ये पूरा का पूरा, ठीक है। हिसाब वगैरह रखना इसका काम होता था, इसको दीवान कहते थे। दूसरी बात है एक अमील गुजार होता था। अमील गुजार क्या होता था? अमील गुजार वो पर्सन होता था जो क्या करता था, टैक्स कलेक्ट करता था, और ये मेन है ना कोशिश ये करता था कि टैक्स को पैसे में लिया जाए, ठीक है। कोशिश यही रहती थी, बट ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बार क्या होता था कि पैसे वगैरह नहीं चुका पाता था जो किसान है, ठीक है, तो इसकी जगह उसकी खेती का कुछ पार्ट ले लिया जाता था। ओके। ओके जी। अबुल फजल ने ना तरह के लोगों को बताया, दो तरह टैक्स का एक बताया है कि ना पहले क्या होता था, एक वर्ड होता था दैट इज कर को निर्धारण करना, और दूसरा होता है वसूली करना। देखो एक होता है जमा। जमा का मतलब जितना टैक्स सोचा गया ना उसको कहते हैं जमा, और जितना मिल रहा है उसको कहेंगे हासिल। मैंने सोचा 100 रुपये टैक्स मिलेगा मेरे को, है ना। अमिल गुजर जो है वो और दीवान ने जो है वो 100 रुपये टैक्स रखा, बट उसको कलेक्ट हो पाया 80 रुपये, बाकी जो 20 रुपये वो किसान दे ही नहीं पाया, वो बोला जी 80 दे पाएंगे। तो ये जो है ये हमारा क्या है, जमा है। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा हासिल, इतना हासिल हुआ है, मिला है हमें, ठीक है। चलो
ये पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ, 4 टाइप की ज़मीनें बता चुका हूँ मुगल एम्पायर में। और ये छोड़ दो, बट इसके अंदर ही बस ये 1 नंबर में याद रखना कि मुसाफिर जो है जोवानी करोरी कारेरी, ये जो है वो मुगल एम्पायर भारत के अंदर आया था मुगल एम्पायर के टाइम में। और आईन अकबरी के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। हमारा एक और चैनल है मेन पॉइंट टेक करके, वहाँ पर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो वगैरह डालता हूँ। वो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखना। वहाँ पर मैं बताता हूँ कि एक स्टूडेंट वगैरह पैसे वगैरह कैसे कमा सकता है, अर्न वगैरह कैसे कर सकता है। कुछ ही टाइम पहले मैंने इस पे वीडियो डाली थी, मैंने अपना पूरा म्यूचुअल फंड दिखाया था। तो इसको छोड़ने की गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और बाकी और भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मेन पॉइंट स्टडी को भी सब्सक्राइब, वैसे तो आप 12th में हो आप, ठीक है बट इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कभी मिलते रहना। ओके, चलो जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।